नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हालचाल सभी के। तो वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी? चलिए तो करते हैं हम क्लास की शुरुआत। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी। कमेंट्स थोड़े से बड़े कर दो और बड़े कर दो। चलिए ओके ओके ओके। हाँ भाई, हाँ राधे राधे। कल तो मजा आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया मजा हमें भी आया। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलो ठीक है, हम बढ़िया है, मस्त मजे में। चलिए तो करते हैं हम क्लास की शुरुआत। मात्रक और मापन आज हमारी दूसरी क्लास है ना। तो आज से हम मात्रक और मापन को और डिटेल में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने बेसिक सी बातें करी थी। कल की क्लास में हमने भौतिक जगत पे चर्चा करी थी। भौतिक जगत पे बिल्कुल छोटी छोटी सी चर्चा है, वो सारी हमने कर ली है। भौतिक राशियां क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसका वर्गीकरण भी हमने देख लिया था। मात्रक क्या होते हैं ये अब हमें समझना है। मात्रक का वर्गीकरण क्या होता है ये अब हम समझेंगे, और विमाएं समझेंगे, और विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग ये अब आने वाली क्लास में देखेंगे। लेकिन आज हम विमाओं पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बढ़िया तरीके से बेसिक से पढ़ाया, बेसिक कैलकुलेशन। हाँ बेटा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हमने, थैंक यू थैंक यू। हाँ तो कल की क्लास का मतलब जो परसों की क्लास थी उसका मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगा पहले आपको, क्योंकि मैंने ये कुछ डेफिनेशंस जो थी वो आपको बोलकर बताई थी, और मैंने आपको बोला था कि थ्योरेटिकली लिखी हुई आपको नोट्स में मिल जाएंगी। तो ये वाली पीडीएफ मिली होंगी जिसके अंदर ये सब कुछ जो मैंने पढ़ाया था वो सब कुछ था। लेकिन ये सारी डिटेल में बातें मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं और एक बार छोटा सा रिविजन करवा देता हूं, ठीक है। चल हाँ बेटा, नया बैच स्टार्ट हुआ, लेकिन वो नया बैच आज से स्टार्ट नहीं हो रहा। वो नया बैच 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। RM2 में, हाँ बेटा RM2 में भी हम ही पढ़ाएंगे। हाँ केमिस्ट्री क्लास के बारे में बता देता हूँ बेटा। केमिस्ट्री की क्लास कामेश सर को किसी कारणवश शायद उन्हें थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो जैसे यहाँ पर अकेले रहते तो अभी थोड़ा सा घर गए वो, ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो जाए। तो वो अभी है ना, मुझे लगता है उन्हें 3-4 दिन तो लगेंगे थोड़ा ठीक होने में ना। वैसे वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। तो जब तक कामेश सर नहीं आते है ना, तो मैं और पार सर आपकी क्लासेस तो लेंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास, फिजिक्स और बायो की क्लास तो होगी। तो हम थोड़े दिन के लिए है ना क्लास की ड्यूरेशन जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ा लेते हैं, है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा हम ज्यादा पढ़ा देंगे, ताकि फिर उसके हमने जब कामेश सर आएंगे तो वो हमारी जगह क्लास ले लेंगे, या फिर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री की क्लास होगी बेटा, केमिस्ट्री क्लास होगी है ना। अभी फिजिक्स और बायो की क्लासेस होंगी अभी 2-4 दिन तक। चलिए तो हम करते क्लास की शुरुआत। तो हमने आपको ये सारी बातें बता दी थी है ना, कि भाई भौतिक क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है ना, और ये साइंस क्या होता है। साइंस वैसे आप जानना चाहे तो जान सकते हैं, ये साइंटिया वर्ड से इसको इसका उद्भव होता है। मतलब साइंटिया वर्ड से साइंस बनाया गया, लैटिन शब्द है एक। और संस्कृत में विज्ञान तथा अरबी शब्द इल्म भी यही अर्थ रखते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान ये साइंटिया है ना, और साइंटिया से बना साइंस। तो यहीं से हम साइंस वर्ड पढ़ते हैं। इसके अलावा साइंस को पढ़ना शुरू किया गया। इसके अलावा भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सामान्य तौर पर यूनिवर्स में हो रहे प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और इन घटनाओं को समझा जाता है, इनको पढ़ा जाता है। वो सब किस में होता है? वह सब जो होगा वो भौतिक विज्ञान में होगा, है ना बेटा। अगर आप में से किसी को लगता है कि अभी RM2 में अपग्रेड कर लेना चाहिए, तो बेटा वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस ध्यान रखना कि अगर आपने अभी अभी ये वाला बैच ज्वाइन किया है 2-4 दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-4 दिन बाद फिर ये है कि ये वाला बैच आपका बंद हो जाएगा, और जो नई क्लास है वो 1 जुलाई से शुरू होगी। तो तब तक मेरे हिसाब से अगर आप ऑलरेडी इस बैच में आ चुके हो तो 15-20 दिन आप ऑलरेडी आगे हो, 15-20 दिन आगे पढ़ रहे हो, तो आप न्यू बैच के लिए है ना, ये तो वैसी ही बात हो गई कि अगर मैं
ऑलरेडी कुछ इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर मैं को बोला अरे नहीं नहीं नई वाली मिलेगी तो मैं पुरानी वाली छोड़ के नई वाली की तरफ चले जाऊं ना, लेकिन ऐसा हर बार करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, चल तो अब हम है ना, समझदार को इशारा काफी है बेटा, उसकी क्लासेस भी शाम को ही चलेंगी, इसी क्लासेस ही होंगी है ना। यहां पर जैसे अभी फिजिक्स की क्लास 4 बजे हो रही है, वहां पे फिजिक्स क्लास 5:30 बजे हो जाएगी, तीनों क्लासेस इंटरचेंज हो जाएगी, टाइमिंग वही रहेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। तो अब भौतिक विज्ञान क्या होता है ये भी हमने समझ लिया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भौतिक विज्ञान में हम 2 प्रकार से इसको विभाजित करते हैं भौतिकी को, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल में मैंने आपको बताया था कि जैसे यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकीय, ऊष्मा गतिकी, ये जो सारी घटनाएं हैं या ये सारे जो टॉपिक वो स्थूल में रखते हैं। और सूक्ष्म में क्या रखते हैं हम? सूक्ष्म में हम नाभिक, परमाणविक, आणविक परिघटनाओं की चर्चा करते हैं है ना, और क्वांटम सिद्धांत पे चर्चा करते हैं। यही वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताई थी। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सी बात, आप ऐसा समझ सकते हो कि अधिकतम और न्यूनतम लंबाई या द्रव्यमान का न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम द्रव्यमान या समय न्यूनतम और समय अधिकतम आज तक हम कितना मापन कर चुके हैं, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम कितनी लंबाई मापी है। तो अधिकतम 10⁻26 मीटर माप चुके हैं और 10⁻−14 मीटर इतना सूक्ष्म लंबाई मापी गई है। इसी प्रकार से द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान भी 10⁻55 किलो तक और 10⁻−30 किलो के बीच में मापा जा चुका है। समय का भी परास मतलब कहां से कहां तक मापा जा चुका है। अच्छा, इस पर ऐसे छोटे मोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं कि द्रव्यमान का परास क्या, समय का परास क्या, लंबाई का परास क्या। तो बस इतना ध्यान रखना कि अधिकतम और न्यूनतम कितना माप सकते हैं। साथ ही साथ यह सारी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। इसके अलावा ये जो चारों बल थे उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था पूरा। ये लिखा हुआ है, उनकी सारी जो डेफिनेशन थी वो सब कुछ आप यहां से देख सकते हो। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात है। गुरुत्वाकर्षण बल हमें पता है सबसे दुर्बल बल है, ये मैंने आपको बताया था। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात बताया था, ये 2 पिंडों के बीच आकर्षण बल होता है या सदैव आकर्षी प्रकृति का बल होता है। साथ ही साथ यह इसके अलावा ये भी बताया था मैंने आपको कि जितनी परिघटनाएं हो रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है या उपग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है। ये सब कुछ नोट्स में लिखना होगा बेटा ये आपको। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ये सब कुछ जो है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है। शैलेश बेटा, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी चेतावनी दी थी, ठीक है, तो थोड़ा सा संभल कर रहो। इसी प्रकार से ये क्या है? एक सार्वत्रिक बल है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है ना। क्या बोल रहे हैं हम? सार्वत्रिक बल मतलब ये हर जगह लगेगा इस दुनिया में या इस पूरे ब्रह्मांड में, जहां जहां पिंड होंगे, जिन जिनका द्रव्यमान होगा, उन सबके बीच में यह गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा और ये किसी और चीजों पर निर्भर नहीं करेगा, है ना, किसी और चीज पर निर्भर नहीं करने वाला ये, ठीक है। तो यह कैसा बल है? यह गुरुत्वाकर्षण का बल होता है ना। इसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय बल को लेकर भी सारी इंपॉर्टेंट सी बातें मैंने आपको बता दी थी। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगता है, यह कूलम के नियम का अनुसरण करता है। फिर गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेशों पर बल आरोपित करता है। अब ये वाला पॉइंट क्या है? ये जब आप क्लास 12th में जाएंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 12th में विद्युत चुंबकीय बल को बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा, पूरा कूलम का नियम वगैरह बताया जाएगा। फिर उसके हमने यह देखेंगे हम कि जब एक आवेश जो है, आवेश अगर गतिशील है, तो गतिशील आवेश जो है वह विद्युत धारा, मतलब आवेश की गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है और उसके साथ ही साथ उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी
बनता है ना। तो वो चुंबकीय क्षेत्र सब कुछ किसकी वजह से, विद्युत चुंबकीय बल। इसीलिए यहाँ पे दो चीजें लिखी जाती है, विद्युत और चुंबकीय बल। चुंबकीय बल कैसे होता है, गतिमान आवेश के कारण होता है, और आवेश पर ही कौन सा बल लगता है, आवेश के कारण ही कौन सा बल होता है, विद्युत बल ही होता है। इसलिए दोनों चीजें आपस में मिली जुली है। व्यापक रूप से विद्युत और चुंबकीय प्रभाव अविच्छेदित है, इसलिए इस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन या एक आवेशित कण जो होगा वो दूसरे कण पर बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा बल। अगर वह गति करेगा तो वह अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो आवेश के कारण विद्युत भी है और आवेश के कारण चुंबकीय भी है, इसलिए ये दोनों एक ही चीज है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या बल बोलते हैं, है ना। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो कि जनरेटर कैसे काम करता है ना, तो जनरेटर कैसे काम करता है, या दूसरी बात भी है इसके विपरीत में कि अगर हमने एक धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो वह गति करने लग जाएगा या उस पे बल लगेगा। या दूसरी बात कि अगर हमने किसी एक चालक पर बल लगाया और वो चुंबकीय क्षेत्र में है तो बल लगने के कारण उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। मतलब करंट चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आता है और करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दोनों एक ही बातें होगी, दोनों अदला बदली कर सकते हैं ना, दोनों जुड़वा है कि जहां चुंबकीय क्षेत्र है वहां पे धारा बन सकती है और जहां धारा है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सकता है या चुंबकीय क्षेत्र होता ही होता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बल की भांति विद्युत चुंबकीय बल भी काफी लंबी दूरी तक कार्य करता है तथा इसे किसी मध्यवर्ती माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल देखा था वैसे ही हमारा विद्युत चुंबकीय बल भी होता है। यह अनंत तक लग जाता है, अनंत तक लग जाता है ना, अनंत तक लगता है। मतलब कि अगर एक एटम या अगर एक कण रखा हुआ है तो एक कण रखा हुआ है तो उस कण पर अनंत तक विद्युत बल भी लगेगा और अनंत पर चुंबकीय बल भी लग सकता है। अगर आवेशित होगा तो विद्युत बल होगा और उसके अलावा अगर द्रव्यमान है उसके पास तो गुरुत्वीय बल भी अनंत तक लगता है ना। ये दोनों अनंत तक लगते हैं ना, बहुत लंबी दूरी तक। तो ये वाला पॉइंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसी के उल्टे में हमने प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल में देखा था कि सर ये 10⁻⁻15 मीटर और दुर्बल नाभिकीय बल 10⁻⁻16 मीटर कोटि में ही लगता है ना, ये बहुत कम दूरी में लगता है। बाकी यहां पर विद्युत चुंबकीय बल बहुत लंबी दूरी तक लग सकता है। अच्छा, अब यहां पर बेटा ये सारे नोट्स जो है वो क्लास खत्म करोगे तो नीचे क्लास के जस्ट नीचे आपको दिख जाएगा पीडीएफ नोट्स का ऑप्शन, ठीक है, या ऐप के अंदर भी पीडीएफ नोट्स देख सकते हो। इसी प्रकार से गुरुत्वीय बल की तुलना में यह बल कहीं अधिक प्रबल होता है ना। मतलब कि गुरुत्वीय बल तो बहुत दुर्बल था, वीक था, ये बहुत स्ट्रांग होता है ना। ये क्या है, बहुत स्ट्रांग होता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था 2 प्रोटॉनों के बीच में विद्युत बल और उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है 10⁻36 गुना होता है। मतलब अगर मेरे पास 2 प्रोटॉन, एक बच्ची बहुत देर से पूछ रही है सर क्या एटम के बीच में लग सकता है ये, क्या एटम में भी द्रव्यमान है उनके बीच में भी लगेगा? हाँ, उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन विद्युत बल जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। बहुत ज्यादा स्ट्रांग मतलब ये 10⁻36 गुना ज्यादा ताकतवर होता है ना। 10⁻36 बहुत बड़ा द्रव्य, बहुत बड़ी संख्या होती है। 10 मतलब वो उसके आगे कुछ भी नहीं है, शून्य है। मतलब पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान भी 10⁻36 किलो में नहीं है ना। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। मतलब कि ये क्या बताया जाए तुम्हें, मतलब ये मान के चलो कि 10⁻10 10⁻27 10⁻27 से 10⁻36 तक जाना है, मतलब मुझे 10⁻6 गुना, तो 10⁻6 प्रोटॉन का जो कुल द्रव्यमान होगा वो इतना कम होगा, उसके सामने 1 किलो कितना बड़ा द्रव्यमान है ना। मैं ये 2-3 बच्चों को बता देता हूं। बेटा आपका नाम मैं बोर्ड में लिख रहा हूं ना, आदिब और शैलेश और
हाँ 2-3 बच्चे और है ना। तो ये जिनके नाम मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा, ये आने वाले 1-2 दिन में आपकी आखिरी क्लास रहने वाली है, ठीक है। मैं ये टीम को भी बता दूंगा कि इनको ब्लॉक कर दिया जाए तुरंत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय बल जो है ये मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, है ना, मतलब मैं पिछले 15-20 मिनट से रिवाइज ही करवा रहा हूं केवल, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि यह आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों प्रकृति का हो सकता है। क्यों सर आकर्षी और प्रतिकर्षी? हाँ हमें पता है सर, अगर समान आवेश होंगे तो समान आवेश या समान प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहां पर आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। प्रबल नाभिकीय बल जो है वह हमें पता है सर किसके बीच में लगता है? यह प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगता है और बहुत कम दूरी मतलब 10⁻⁻15 मीटर के बीच में ही लगता है। मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर ही लगता है, उसके बाहर नहीं लगता है। साथ ही साथ नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। मतलब कि अगर यह नहीं होता तो कोई भी एटम नहीं बन पाता, ठीक है। और यह हमेशा कैसा होता है? आकर्षी प्रकृति का बल होता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है मतलब कि वह आकर्षण होगा। इसके अलावा प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में सबसे प्रबलतम है। 4 मूल बल है, इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल नाभिकीय बल है। यह आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, है ना, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यह भी आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में ना, कि यह न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए समान रहता है। क्या बताया गया था? बताया गया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में समान लगता है। इसी प्रकार से इसका परास बहुत कम होता है ना। फिर किसी भी नाभिक के अस्तित्व के लिए, है ना, यह उत्तरदायी है। मतलब कि नाभिक क्यों है इस दुनिया में, क्यों बना, या नाभिक क्यों रह रहा है इस दुनिया में, तो यह जो प्रबल नाभिकीय बल है उसी की वजह से नाभिक इस दुनिया में है। नाभिक है तो परमाणु है, और इसके अलावा यहां पर सारे अणु हैं और हम हैं, और इस दुनिया में जो सब कुछ है वह इसी वजह से है। साथ ही साथ, है ना, यह बात भी है कि हाल ही में यह हमें पता चला है कि इनमें क्वार्क्स नाम, मतलब कि क्या होता है ये क्वार्क्स, क्या होते हैं क्वार्क्स भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। हाल ही में यह पता चला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हमें कैसा लगता था पहले कि एटम जो है ना, एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन अब पता चला कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी क्या है? क्वार्क्स है ना, क्वार्क्स। तो क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स ऐसा मान सकते हो आप कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वह क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। जैसे नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, उसके अंदर क्या बैठा हुआ है? क्वार्क्स बैठे हुए, ठीक है। ऐसे वो भी और छोटे छोटे कण हैं। चलिए इसी प्रकार से दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित अभिक्रियाओं में, है ना, जैसे जब बीटाशय वगैरह क्या होती है। बीटाशय क्या होता है कि किसी एक न्यूक्लियाई को, है ना, जैसे अगर मान के चलो एक नाभिक है ना, वह स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए वो अपने अंदर से बीटा कण, अल्फा कण, जैसे आपने सुना होगा ना कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका गया था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, है ना, तो न्यूक्लियर बम वो क्या होता है? वो एक्चुअल में जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं यूरेनियम के, उन पर उनका होता है, या उन अनस्टेबल न्यूक्लियर जो यूरेनियम के एटम होते उसका मिलकर बना होता है। फिर वहां पे चेन रिएक्शन होता है और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है और धमाका हो जाता है। लेकिन वो ऊर्जा निकलती है, धमाका हो जाता है, उसके बाद में भी जो एटम बनते हैं या जो हमारे पास उसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, सब क्लास 12th में पढ़ा जाएगा, तो उसमें बीटाशय होती रहती, तो उस वक्त दुर्बल नाभिकीय बल होता है या प्रकट होता है। फिर बीटाशय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे
न्यूट्रिनो कहते उत्सर्जित करता है ना। इसको ज्यादा डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ सकते हो कि दुर्बल नाभिकीय बल बीटा क्षय का साइन होता है। क्यों? क्योंकि बीटा क्षय क्या होता है बेटा, ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन टूटता है, प्रोटॉन टूटता है, तो उस समय यह सब कुछ प्रकट होता है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं, परंतु प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों से काफी दुर्बल होता है ना। मतलब क्या हुआ, ये जो ऑर्डर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सबसे स्ट्रांग प्रबल नाभिकीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल उसके बाद, दुर्बल नाभिकीय बल उसके बाद, और सबसे लास्ट में गुरुत्वाकर्षण बल है ना, सबसे दुर्बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चलिए, तो ये सब कुछ जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था वो मैंने आपको एक बार रिवाइज भी करवा दिया है। ये एक और इंपॉर्टेंट सा टेबल है, जो सब कुछ मैंने बोला, जो भी सारे पॉइंट्स लिखे हुए उनको संक्षिप्त में एनसीईआरटी का ये टेबल है। तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट सा टेबल, इसमें सारी बातें लिखी गई है कि कितने बल होते हैं, कौन सा सबसे स्ट्रांग है, कौन सा सबसे वीक है। तो सब प्रबल नाभिकीय बल सबसे स्ट्रांग है, ये एक, अगर ये अपेक्षित प्रबलता देखे तो अगर ये 1 है तो उससे वीक जो होगा विद्युत चुंबकीय बल 10 के घात -2 हो जाएगा, दुर्बल नाभिकीय बल 10 के घात -13 और गुरुत्वाकर्षण बल 10 के घात -39 होता है। कहां तक लगते? गुरुत्वाकर्षण बल अनंत तक लग सकता है, विद्युत चुंबकीय बल भी अनंत तक लग सकता है। ये बहुत बार बातें बता दी हमने कि दुर्बल नाभिकीय बल 10 के घात -16 और प्रबल नाभिकीय बल 10 के घात -15 मीटर की दूरी तक ही लगता है ना। अपेक्षित मतलब रिलेटिव, कि कौन किसके मुकाबले कितने गुना है, कौन कितना तेज है ना। जैसे अगर मैं बता रहा हूं कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, तो वो अपेक्षित चीज होगी हमेशा, है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई तुम पढ़ने में ढक्कन हो, है ना, मैंने क्या बोला, तुम पढ़ने में ढक्कन हो, तो ऑब्वियस सी बात है कोई तुमसे ज्यादा होशियार होगा, उसके सापेक्ष तुम ढक्कन हो। तुम्हारा दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो भूसा कब भरा है? सर कोई किसी का दिमाग हमसे ज्यादा चतुर है, इसलिए कि आपको लगा कि हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो यह होता है अपेक्षित मतलब, ठीक है। तो यह 1 गुना होगा, 10 के घात -29 गुना हो जाए, 39 गुना हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सी बात, ये किसके बीच में लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल सभी बलों के बीच में लगता है, विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बनते लगता है, प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियॉन्स के मध्य लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, और दुर्बल नाभिकीय बल कुछ मूल कण विशेषकर न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है ना। ये न्यूट्रिनो वगैरह सब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो सब एक अलग चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यह सब कुछ हमने पढ़ लिया है, और यह सब कुछ मैंने आपको रिवाइज करवा दिया ना। आज आधा घंटा हमने रिवीजन में ही दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने पूरा यह डिटेल में समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियां क्या होती है, यह भी मैंने आपको बता दिया था, है ना, कि अगर हमारे पास कोई भी भौतिक घटना हो रही है तो भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि जो हमारी भौतिक घटना हो रही है उनको मापने के लिए क्या होती है? भौतिक राशि होती है। तो राशि जिसे मापा जा सके तथा जिसके द्वारा भौतिक घटनाओं की व्याख्या या भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया जा सके या व्यक्त किया जा सके, वो क्या होती है? भौतिक राशि कहलाती है ना। कि कोई भी भौतिक घटना हो रही है उसकी व्याख्या कर पा रहे या नियमों के रूप में समझा रहे हैं हम, तो वो किसके जरिए समझाते हैं? भौतिक राशियों के रूप में समझाते हैं। इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स भी हमने पिछली क्लास में लिए थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ये सब क्या है? भौतिक राशियां होती है, ठीक है। साथ ही साथ इसके प्रकार भी देखे थे हमने कि दिशा के आधार पर सदिश और अदिश होती है, साथ ही साथ निर्भरता के आधार पर मूल राशियां और व्यक्तुपन्न राशियां होती है, और लास्ट में हमने देखा था पूरक राशियां। पूरक राशि मतलब जो कोण होता है उन्हें हम पूरक राशि बोलते हैं। अच्छा, यही सब कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। मुझे नहीं लगता कि ये डेफिनेशन अब हमें फिर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान सी बातें थी। क्या सदिश, अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है? सदिश जो होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। अदिश जो होता है उसमें केवल और केवल परिमाण होता है, जैसे द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, ये बहुत सारी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे भी थे। और इसी प्रकार से सदिश के एग्जाम्पल विस्थापन बल, वीक।
तो यह सब कुछ जो है वह सदिश और अदिश थे। बेटा ये सब कुछ नोट करना था, इसलिए मैंने तुम्हें जब परसों पीडीएफ डाली थी तो मैंने बोला था कि इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी सारी, वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। चलिए, अब निर्भरता के आधार पर भी हमने बात कर ली थी, मूल और व्यक्तोपन्न राशियां। तो मूल क्या थी, ये त्र नहीं है, न है, आधा ना है ना, व्यक्तोपन्न राशियां न है ना। अच्छा, इसमें ना नहीं आएगा, व्यक्तोपन्न राशि। चलो, अब इसके अलावा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी परिभाषा है। फंडामेंटल या मूल राशियां वे राशियां जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। कितने प्रकार की मूलभूत राशियां पढ़ी थी हमने, कितने प्रकार की मूलभूत राशियां पढ़ी थी, 7 प्रकार की मूलभूत राशियां देखी थी। क्या क्या देखी थी 7 प्रकार की मूलभूत राशियां सर, ये हमने लिखा भी था, है ना। द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन या ज्योति तीव्रता, ये 7 प्रकार की मूलभूत राशियां बोली थी। जो निर्भर करती है उन्हें व्यक्तोपन्न बोला था। वेग, चाल, त्वरण, बल, संवेग, ये सब क्या, बाकी इसको छोड़कर सब कुछ जो है वह क्या है, वह है व्यक्तोपन्न राशियां। क्लियर है कहानी। साथ ही साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और अगली हेडिंग डालेंगे मात्रक। मात्रक क्या होते हैं अब हमें यह समझना होगा। हाँ, करण चौधरी बेटा देखो, एक ही कमेंट 50 बार करने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बोला है कि पीडीएफ जो है वो जल्दी ही आपको मिल जाएगी, और अगर आप लोगों को ज्यादा जल्दी तो आप टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हो ना। टेलीग्राम चैनल पर आज मैं 2 पीडीएफ डाल दूंगा, बाकी 1-2 दिन में वो आपके ऐप पर भी आ जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आज मैं मूलभूत गणित की और मात्रक और मापन की नई वाली पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मात्रक। मात्रक क्या होते हैं, और मात्रक को हमने वैसे थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लेकिन और डिटेल में हमें समझना होगा। तो सर मात्रक क्या होते हैं, मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है। और सर ये क्या लिखा है, इतनी खतरनाक हिंदी। अच्छा, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। हाँ सर, ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में समझा था कि कोई भी भौतिक राशि होगी, तो अगर इस भौतिक राशि को हमें प्रदर्शित करना है, मतलब इसके बारे में कुछ बताना है, तो मात्रक क्या है, मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं। तो भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। यह मात्रक के गुणज के रूप में हम भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं। और यहां पर गुणज में क्या लेते हैं सर, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर संख्या लेंगे, है ना, कोई नंबर। तो मानक, यहां पर मानक आधार क्या है, मतलब कि इकाई एक, जैसे मैंने बोला कि मुझे दूरी को चिन्हित करना है, तो दूरी को चिन्हित करने के लिए मेरे पास मात्रक आ गया है मीटर। अब कितनी दूरी होगी उसमें हम बोलेंगे उतने गुणा मीटर हो जाएगा। 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। तो यह क्या होगी, ये एक भौतिक राशि को हमने चिन्हित कर दिया, है ना। इसको हमने ये भी लिख के बताया था आपको, हमने लिख के बताया था आपको इसे n इंटू यू के रूप में, नंबर या संख्या गुणा यूनिट, n इंटू यू के रूप में। इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई, है ना। मानक मापन मतलब कि उसको हम अगर हमें बेसिक या एक इकाई मापन करना है, हमें एक इकाई मापन करना है, तो एक इकाई मापन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे एक इकाई मापन के लिए हम लिखेंगे 1 मीटर। तो ये मीटर क्या हो गया, ये मीटर जो है मात्रक हो गया, और किसका मात्रक हो गया, लंबाई भौतिक राशि का मात्रक हो गया। तो बिल्कुल आसान सी बात है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या भौतिक राशि को हम संख्या गुणा मात्रक के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पर मेरे पास 3 प्रकार की भौतिक राशियां थी, तो क्या उतने ही प्रकार के मात्रक हो सकते हैं, बिल्कुल उतने ही प्रकार के मेरे पास मात्रक होंगे। अलग अलग प्रकार की भौतिक राशियों के अलग अलग प्रकार के मात्रक हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, है ना, मात्रक क्लियर सभी ने। आगे बढ़ते हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को मात्रक के रूप में मानते हैं, तो क्या हम हर किसी को, है ना, हर किसी को मात्रक बना लेंगे। जैसे
आज से पहले अगर तुम सोचो कि लंबाई कैसे मापते थे, आज के जमाने में हमारे पास स्केल है, हमारे पास इंच टेप होता है, हमारे पास मीटर टेप होता है, उसके जरिए से हम लंबाई माप लेते हैं। या गाड़ी वगैरह में मीटर लगा हुआ था, कितनी दूर गाड़ी चली वो हमें दूरी बताता है। लेकिन आज से पहले है ना, या आज भी, हाँ आज भी बहुत सारे लोग करते जरूर होंगे कि भाई क्रिकेट खेलने गए तो एक स्टंप से दूसरी स्टंप कितनी दूर लगाया जाए, तो गिन लेंगे भैया 25 पैर दूर, तो 1 2 ऐसा पैर पे पैर, ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते 25 पैर होंगे या 22 पैर होंगे, बिल्कुल 22 पैर गिनते भैया निशांत क्या तो 22 पैर दूर जो है वह 23 पैर दूर, बहुत बढ़िया। तो उतनी दूर पे स्टंप लगा दो। या अगर आपसे पूछते थे भाई कि बताओ यहां से वहां तक की लंबाई कितनी है ना, या ये बोर्ड कितना लंबा है, तो ये ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 उंगली है ना, तो 8 हाथ और 1 उंगली के बराबर ये बोर्ड की लंबाई है। तो ये तो सर मजेदार बात नहीं है। क्यों मजेदार बात नहीं है? क्योंकि अगर मैं यही चीज कर रहा हूं तो अगर अभी मेरे हाथ से मापा है तो शायद इतना आएगा, है ना, या मान के चलो कि कोई बच्चा है ना, उसका हाथ छोटा है तो मैं मेरा हाथ 8 हाथ 1 उंगली आई है, उसके तो 9 हाथ पूरे आ जाए, या किसी का हाथ मेरे हाथ से भी बड़ा है तो हो सकता है उसके 8 हाथ में कवर हो जाए। तो ये जो मापन के लिए हम मात्रक चुन रहे हैं, है ना, कि कितने हाथ या कितनी हथेली मिलकर बनाएंगे, तो ये तो गलत ही हो गया। कितने कदम, तो हर एक के कदम अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें मात्रक कुछ ऐसे चुनने चाहिए कि वो मात्रक जो है वो बढ़िया हो। तो उनमें बढ़िया में क्या क्या होना चाहिए, बढ़िया में कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो वो सुपरिभाषित हो, जिसे एकदम आसानी से परिभाषित किया जा सकता है, मतलब सर डिफिकल्ट ना हो। 1 मीटर, हाँ सर इतनी बड़ी लंबाई जो होगी उसे 1 मीटर बोलते हैं, एक स्केल से हम 1 मीटर बना सकते हैं, ठीक है। या अपरिवर्तनीय हो, मतलब कि वो बदले ना, 1 मीटर लंबाई जो है वो हमेशा 1 मीटर ही रहे। जैसे अभी हम ले रहे थे कि कितने हाथ के पंजे, है ना, हाथ के पंजे गिन रहे भाई कि कितने दूर है ये, तो यहां पर कितने पंजे होंगे, तो कितने पंजे होंगे, 5 पंजे, सारा 5, तो ये ऐसे तो 5 8 9, तो ऐसे तो हर एक के हाथ पर डिपेंड करेगा, हथेली पर डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा हाथ बड़ा हो जाएगा उतने कम में डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो ये परिवर्तीय हो गया। लेकिन हमारे लिए जो भी मात्रक लेंगे वो अपरिवर्तीय होना चाहिए, वो दाब ताप समय पर परिवर्तित ना करे, वह सुलभ होना चाहिए, है ना, सुलभ होना चाहिए। मतलब आसानी से ना उसकी जो उत्पत्ति जो हो वो आसानी से हो जाए। मतलब कि हमें 1 मीटर स्केल बनाने में ऐसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, या 1 किलो बाट बनाने में, स्टील का होगा तो वो 1 किलो बाट इतना बड़ा, सर ये जितना वजन होगा वो 1 किलो बाट। या अगर हम आजकल बाट का इस्तेमाल ना करते हुए वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, है ना, गए हो कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक तराजू, पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक तराजू क्या था, जैसे शक्कर वक्कर आजकल उस पर तोल देते हैं, है ना। या अगर किराने की दुकान पे जाओ तो अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू में चीजें तोल कर दी जाती है ना। पहले के जमाने में ज्यादा सही था कि 1 किलो लेने गए तो तराजू पे 1 किलो का बाट रखते थे, इधर 1 किलो शक्कर, उसमें 50 ग्राम या 10-20 ग्राम ज्यादा भी आ जाए तो भैया को कोई दिक्कत नहीं, दे देते थे। लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, है ना, मतलब ऐसी हरकतें कर देते कभी कभी कुछ दुकान वाले, बिल्कुल पूरे बनिए। अगर उनसे शक्कर 1 किलो मांगो तो 1 किलो 15 ग्राम हो जाएगी तो 2-4 दाने निकाल लेंगे, 4 दाने निकाल के वापस डाल लेंगे, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 किलो देंगे, ठीक है। वो 4 दाने भले उनके नीचे गिर जाए लेकिन ग्राहक को नहीं देंगे भैया, है ना, तो एग्जैक्ट 1 किलो देंगे। तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू है ना। तो वो क्या, हम आसानी से वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू बनाए जा सकते हैं। हाँ, उसमें दशमलव के बाद में 3 अंक लगे हुए होते हैं। मेरे को समझ नहीं आता वो जिसने इलेक्ट्रॉनिक तराजू बनाया, है ना, इस दुनिया में जिसने इलेक्ट्रॉनिक तराजू बनाया और जो किराना दुकान पे बांटा, तो उसको पता नहीं था भैया गेहूं चावल दे रहे उसमें 10-20 ग्राम से कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है।
तो क्या होगा सर, उसमें 10-20 ग्राम ऊपर नहीं, लेकिन वो नहीं भैया, दुकान वाले भैया तो है उसमें से निकाल लेंगे, 10 ग्राम भी निकाल लेंगे, देंगे नहीं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में उसमें वह पुनः उत्पादक हो या उनकी उत्पादकता आसानी से की जा सके, है ना, जैसे उनका प्रतिरूप जो है वो आसानी से बनाया जा सके। जैसे 1 किलो के बाट जो है वो बहुत सारे 1 किलो के बाट हम बना सके, ठीक है, तो उसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमने किलो लिया है। क्या लिया है? किलो लिया है हमने, मात्रक। चलो इसी प्रकार से वह प्रयोग में सरल होते। कुछ बेसिक सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा मात्रक की पद्धतियां, अगली हेडिंग डालेंगे कॉपी में, मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की कितनी पद्धति होती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है, यह हमें समझना होगी। तो सबसे पहली बात तो समझते हैं कि पद्धति होती क्या है ना, पद्धति होती क्या है। मतलब सर, अगर हमारे पास मूलभूत मात्रकों की बात करें हम, तो अभी हमें पता है कितने मूलभूत मात्रक है, हमारे पास 7 मूलभूत मात्रक है, लेकिन हमेशा से 7 मूलभूत मात्रक नहीं होते थे, है ना। पहले, या हम दिनचर्या की बात करें तो पहले ऐसा माना जाता था कि भैया 3 ही मात्रक मूलभूत हैं, या डे टू डे लाइफ में या जो यूजुअली हम इस्तेमाल करते चीजें उसमें 3 ही मात्रक का यूज होता था। बेटा ये क्लास के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो 3 ही मात्रक का यूज होता था। क्या क्या? या 3 ही भौतिक राशियों की। अगर मैं अभी हम लोग चर्चा करें, या अगर हम लोग दिन भर में किस किस चीज का मापन की बातें करते तो हम तीनों चीजों की बातें करते हैं, ज्यादातर लंबाई, समय और भार या द्रव्यमान, है ना। अगर हम डेली लाइफ की भी बात करें तो सुबह उठकर समय देख रहे हैं, कितनी देर हो गई है, कितनी देर की क्लास है, कितनी देर पढ़ना है, कब से पढ़ रहे हो, तो समय की बात होगी, ठीक है। हम स्कूल जा रहे हैं तो कितनी दूर स्कूल है, स्कूल से घर आ रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, इतनी दूर है, मेरे से सारे काम करवाते रहते हो घर के, है ना। या फिर मेरे भैया तो बहुत दूर रहते हैं, भैया वहां से आ रहे तो उनसे मंगवा लो, सारा काम मुझसे करवाओगे क्या, है ना। सुबह से मैंने ये कर दिया है, तो ये क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम? समय की बातें कर रहे हो, तुम दूरी की बातें कर रहे हो, है ना। या इसके अलावा मम्मी ने थोड़ा सा सामान लेने भेज दिया तो सामान लेकर आ रहे हैं, तो सामान लेकर आ रहे भैया बहुत भारी है। या सामान खरीदने गए थे तो क्या बोलोगे, मुझे 1 किलो आलू दे दो या 1.5 किलो टमाटर लेकर आए। तो ये अगर डे टू डे लाइफ में बातें करें तो ये 3 ही चीजें होती हैं। क्या? लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। अब ये कौन से गांव से आते हैं ऐसे बच्चे, कौन से ग्रह से? देश पूछूंगा अब तो मैं। एक बोटा से मोटाई भी तो होती है। अरे मूर्ख, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब लंबाई ही है, या ये सब नापेगा तो मीटर में ही। चलो, तो यहां पर हमारे पास बेसिकली हमें पता चला 3 ही मूलभूत राशियां होती है। तो अब इनके मात्रक क्या क्या होते थे, इनके मात्रक क्या क्या होते? तो इनके मात्रक की बात करें तो सबसे पहले हमारे मतलब जैसे सबसे पहले जो मात्रक बनाए गए, तो उनमें से एक मात्रक बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, है ना, या ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं इसे, ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम को बोलते हैं FPS, है ना। ये सिस्टम हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप फॉरेन ऑथर की किताबें वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें अगर ब्रिटिश होंगे या यूरोप के होंगे वो लोग, तो FPS में चीजें लिखते हैं। FPS क्या होता है? F मतलब लंबाई के लिए यूज किया जाता है ना, लंबाई के लिए यूज किया जाता है फुट। F मतलब फुट हो गया। फिर उसके बाद में, है ना, द्रव्यमान के लिए जैसे हम लिखते हैं किस में? हम लिखते हैं सर किलोग्राम में, वो लिखते हैं पाउंड में। किसमें? पाउंड में। P मतलब पाउंड। और समय के लिए तो सेकंड ही होता है, ठीक है। अब फुट और फिट तो आज भी हमारे भारत देश में यूज होता है। हम लोग फुट और फिट तो यूज करते हैं ना, कि कितने फुट की पाइप लेकर आए, है ना, या यूजुअली जैसे पाइप वगैरह, या प्लॉट का साइज कितने बाय कितने का प्लॉट है ना। जैसे कुछ जगहों पे गज में, जैसे अभी इधर मैं आया, है ना, हरियाणा में या फिर गुड़गांव में, हम लोग गुड़गांव में रहते, क्लासेस गुड़गांव में चलती, डॉक्टर ऑफिस गुड़गांव में, तो यहाँ पर
गज में प्लॉट मापा जाता है, लेकिन हमारे यहां एमपी में गज में नहीं मापते, हमारे यहां कितने बाय कितने का प्लॉट है ये नापते हैं ना। जैसे अगर मान के चलो हमारा प्लॉट है 30 बाय 50 का प्लॉट, 30 बाय 60 का प्लॉट, ठीक है, ये कितने फीट बाय कितने फीट का प्लॉट है। या अगर हम मापे कि कितनी हाइट है, अब जैसे मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच, तो 5 फीट 11 इंच, 5 फीट 11 इंच, तो ये किसमें मापा मैंने, ये ब्रिटिश सिस्टम में मापा मैंने, ठीक है। इसी प्रकार से अगली पद्धति जो होती थी वह होती है गॉसियन पद्धति, है ना। क्या बोलते, गॉसियन। अच्छा, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गॉसियन पद्धति, मतलब गॉसियन को हिंदी में लिख लो। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो मात्रक होते हैं ना, यहां पे फुट, पाउंड और सेकंड थे, यहां पर इसे सीजीएस बोलते हैं ना, इसे गॉसियन को सीजीएस पद्धति भी बोलते हैं, सीजीएस, ठीक है। तो ये सीजीएस हमें आगे काम भी आएगा, बहुत बार काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना हमें ये सीजीएस पद्धति है। तो सीजीएस पद्धति जो होती है उसमें क्या लिखते हैं बेटा, उसमें लंबाई जो होती है उसे लिखा जाता है सेंटीमीटर में या सीएम में। इसी प्रकार से द्रव्यमान जो होता है वो लिखा जाएगा ग्राम में, जीएम लिख सकते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, और समय जो होगा वो होगा सेकंड में। समय हर जगह सेकंड में ही मापा जाता है ना, समय की इसके अलावा और कोई इकाई नहीं आई तो सेकंड में ही मापा जाता है। तो ये सीजीएस मात्रक, मतलब ये सीजीएस मात्रक का हमें बहुत बार यूज भी होगा, और सीजीएस मात्रक हम बहुत बार यूज भी करेंगे, है ना। बहुत बार क्वेश्चन में हमें जो उलझाया जाएगा वो सीजीएस मात्रक के बलबूते पे ही उलझाया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए क्या होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसी प्रकार से अगला जो होता है वो इसका भी बड़ा रूप होता है, उसे हम बोलते हैं एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति या एमकेएस सिस्टम भी बोल सकते हो। अब क्या हुआ कि जब सीजीएस पद्धति आ गई, है ना, ये भी गॉसियन में ही आया, क्यों, क्योंकि यहां पे लंबाई सेंटीमीटर में मापे जाने के लिए, लेकिन पता चला भैया कि ये सेंटीमीटर तो बहुत छोटा है ना। अब ग्राम में तो ये सर द्रव्यमान भी बहुत छोटा हो गया ग्राम में, तो इसको बड़ा बनाया जाए, क्योंकि अगर हम सब्जी भाजी खरीदने जा रहे हैं, है ना, हाँ बेटा गॉसियन फ्रेंच सब वही है ना। तो अब सब्जी भाजी खरीदने जा रहे हैं तो अब हम ऐसा तो नहीं बोलते कि भैया मेरे को 1200 किलो 1250 ग्राम आलू चाहिए, तो बहुत अजीब हो जाएगा। मतलब मैं 1 किलो भी बोल सकता हूं, 2 किलो भी बोल सकता हूं, तो ये थोड़ा बड़ा मात्रक जिसको और ज्यादा बेहतर रूप में प्रयोग में लिया जा सके। तो एमकेएस पद्धति में जो लंबाई होती है ये किससे बना हुआ है, तो लंबाई जो होती है इसमें वो हम बोलते हैं मीटर में, या एम से चिन्हित करेंगे हम इसे। द्रव्यमान इसमें होगा किलोग्राम में या केजी बोल सकते हैं हम, और समय जो होगा वह सेकंड में होगा। समय किस में होगा बेटा, सेकंड में होगा। समय हर जगह सेकंड में ही होता है, एस से चिन्हित करेंगे, एस या SEC भी कहीं लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली एस से ही लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सर ये सब का क्या मतलब है, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, अरे यार ये तुम्हें ना बस फालतू की बातें पता करना है, कुछ नहीं होगा इससे। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 5 किलो में 11 पाउंड होते हैं, 5 किलो में 11 पाउंड होते हैं, ठीक है। ये जो किलो है ना, तो 5 किलो में 11 पाउंड होते हैं, मतलब कुछ दुगने से हल्का सा ज्यादा होता है। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम, तो दुनिया बड़ी, साइंटिस्ट लोग और बड़े हुए, और नई नई चीजें पता चली, है ना। तो अब अल्टीमेटली ये बात समझ में, हाँ 1 किलो में, हाँ वही बोल रहा हूं कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 1 पाउंड में 2 से थोड़े से ज्यादा नहीं, 1 किलो में 2 से थोड़े से ज्यादा पाउंड होते हैं। नहीं चाहो तो याद रख लो, ऐसे ये कुछ काम का नहीं है। 5 किलो में 11 पाउंड के करीब वजन होता है।
है ना। ये मुझे ऐसे याद है कि मैं कभी जिम में जाया करता था, तो जिम की जो मशीनें होती है ना, उनमें जो प्लेटें लगी हुई होती है, वो प्लेट में लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि भैया ये 5 किलो, बगल में 11 पाउंड लिखा हुआ होता है उस प्लेट पे, क्योंकि ज्यादातर मशीनें आउट ऑफ इंडिया से आती है ना, मतलब ज्यादातर मशीनें बाहर बनती है। चल ठीक, तो अब यहां पर आप चाहो तो थोड़ा गणित उणित निकाल के 1 किलो में कितने पाउंड है पता कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। हम इसमें ब्रिटिश सिस्टम, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम जान चुके हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट आगे बढ़े, है ना, और भी आगे बातें पता चली, 1 इंच में क्या होता है, अरे मेरे भाई 1 इंच, ये तो भाई रोज स्केल नहीं देखा कभी, स्केल 15 सेंटीमीटर का स्केल जिसमें 6 इंच होते थे, ये देखा कि नहीं कभी? 15 सेंटीमीटर का स्केल जो 6 इंच के बराबर होता है ना, एक स्केल में इधर 15 सेंटीमीटर 6 इंच, बस 12 इंच मिलकर 1 फुट बनाते हैं। चल, ये हमें ये वाले मात्र कभी इंटर कन्वर्ट करने के लिए नहीं आएगा नीट में, ना, और इनका यूज भी नहीं होगा। अब हम यहां पे आगे बढ़ते। अच्छा, मैं कहानी सुना रहा था तुम्हें कि साइंटिस्ट लोग और बड़े हुए, और भी चीजें बनने लगी, है ना, और भी नई नई चीजें बनाने लगे। फिर पता चला कि भैया मात्रक में तो और हमें जरूरत पड़ी। फिर पता चला कि यार मात्रक या भौतिक राशियों में भी हमारे पास 7 प्रकार की मूलभूत राशियां होती है। हाँ सर, 7 प्रकार की मूल राशियां होगी। अब 7 प्रकार की मूल राशियां जो होती है ना, 7 प्रकार की जो मूल राशियां होती है, उन मूल राशियों में के मात्रक भी जब 7 हो जाएंगे, तो अब हमारे पास ऑलरेडी 3 मूल राशियां तो हो चुकी है, ऑलरेडी 3 राशियां हो चुकी है। तो लेकिन बाद में क्या पता चला, 7 मूल राशियां होती, मूलभूत राशियां होती है। तो उसके लिए फिर अलग पद्धति बनाई गई और उसे बोला गया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या एसआई पद्धति, एसआई पद्धति, है ना। इसमें फिर ये 3 + 4, इसके अंदर कितने डाले गए, 3 + 4 बराबर 7 मात्रक डाले गए, या 7 मूलभूत राशियां डाली गई। तो ऐसा ही पद्धति है, ऐसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फ्रेंच वर्ड होता है इंटरनेशनल डी सिस्टम, तो उससे मिलकर ये एसआई बनता है। तो एसआई सिस्टम होता है। इसके अंदर 7 मूलभूत राशियां होती है। बिल्कुल सही बात सर। तो 7 कौन कौन सी होती है और उनके मात्रक क्या क्या होते, वो एक एक करके हम लिख लेते हैं। तो 7 मूलभूत राशियां, जैसे सबसे पहले सर लंबाई, क्या क्या होती है, जल्दी जल्दी बताओ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 तो हो गई। इसके अलावा लेकर आए थे सर हम तापमान, इसके बाद विद्युत धारा, साथ ही साथ हम लेकर आए थे पदार्थ की मात्रा, और फिर लास्ट में हम लेकर आए थे प्रदीपन तीव्रता, या ज्योति तीव्रता भी बोल सकते हैं हम इसे। अच्छा, अब ये तो मात्रक हो गए हमारे पास। अब सर ये मूलभूत राशियां होगी। अब इनके मात्रक क्या क्या होंगे? तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर, एम से चिन्हित करेंगे। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय के लिए तो सेकंड ही मात्रक होगा, ठीक है। फिर तापमान के लिए क्या होगा, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नहीं होते, क्या होते, केल्विन होता है। विद्युत धारा के लिए एम्पियर होता है, ए से चिन्हित करते हैं ना। ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी भौतिक राशि का मात्रक लिख रहे हैं तो उसका पहला अक्षर छोटा ही लिखेंगे, एम्पियर में ए कैपिटल नहीं लिखेंगे, छोटा एम्पियर लिखेंगे। लेकिन अगर मैं केवल ए बोल रहा हूं, मतलब वो मैं कैपिटल लिखकर एम्पियर से लिख सकता हूं। जैसे अगर मैं लिखा 5 एम्पियर, तो मैं ये 5 एम्पियर लिखूंगा, ये सही लिखा हुआ है। 5A, हाँ ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं 5 एम्पियर, तो ये गलत हो गया। क्यों? ये ए जो है वो कैपिटल नहीं लिख सकता।
अगर मैं कैपिटल लिख रहा हूं तो केवल यही हो जाएगा, और स्मॉल यूनिट लिख रहा हूं तो मैं पूरा पूरा स्मॉल में ही लिखूंगा। इसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा होता है सर मोल, और प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता जो होती है वो कैंडला में होती है। ये कैंडला क्या होता है, कहाँ का कैंडल है, यह कहां से आया है, कहां को जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, यह बस होता है कैंडला ना। तो ये जो प्रदीपन तीव्रता है या ज्योति है वो कहां से आई है, कहां को जाएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए हाँ सर इसका मात्रक जो है वह कैंडला होता है, इसके अलावा और कुछ भी कभी हमसे पूछा जाएगा। अब ये सारी छोटी छोटी सी बातें हमें पता होना चाहिए। अब ये SI पद्धति वगैरह भी हमें पता चल गई। हाँ बेटा बिल्कुल है ना, एक बच्चा सही बोल रहा है कि यहां पर है ना, यह अगर मैं एम्पियर लिख रहा हूं, कैपिटल A एम्पियर लिख दिया, तो ये एक्चुअली में साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट नेम है ये, ठीक है। तो साइंटिस्ट नेम के नाम मतलब साइंटिस्ट के नाम पर ही मात्रक है, तो ये कैपिटल ले बोलेंगे तो हम उस साइंटिस्ट की बात करें। हम ये अगर मैं लिख दिया 5 एम्पियर मतलब कि 5 एम्पियर नाम के इंसान है, इससे पता चलता है 5 एम्पियर नाम के इंसान है। मैंने लिख दिया 5 जूल कैपिटल J मतलब कि 5 जूल नामक इंसान है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं 5 एम्पियर स्मॉल ए के साथ मतलब 5 एम्पियर विद्युत धारा है, ठीक है। तो यह कुछ बेसिक सी बातें है जो हमें पता होना चाहिए। रामजी पटेल, हाँ एक और बच्चा था, ये भी अब पता चल गया है ना। रामजी पटेल बेटा क्या गलत हो गया यहां पर बताना जरा ना। ये 2-3 बच्चों जिनके नाम मैं लेता हूं ना बार बार बीच में, बेटा ध्यान रखो अपना है ना। हो सकता है कि 2-4 दिन में तुम गिली गिली छो हो जाओ। हाँ तो ये ऐसा ही पद्धति, ये सारी पद्धतियां हमने पढ़ ली। अब पद्धति पढ़ने के बाद में क्या होगा सर? हाँ विद्युत धारा को हम I से चिन्हित करते बेटा, लेकिन उसका मात्रक जो होगा वो A एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हम, ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली। अब इसके अलावा हमें क्या पढ़ना होगा? इसके अलावा हमें मात्रक के प्रकार पढ़ने हैं। जैसे हमने भौतिक राशियों के प्रकार पढ़े थे, तो वैसे ही हमारे पास मात्रक होते हैं और मात्रकों के भी प्रकार होते हैं। सर मात्रक के क्या क्या प्रकार होते हैं? तो जैसे बिल्कुल बेसिक सी बात से स्टार्ट करते हैं है ना। अच्छा इसमें अब हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, इसमें जो काम की बात है वो बहुत ज्यादा जल्दी से देखना चाहेंगे हम। तो बेसिक सी बात, कितने प्रकार के मात्रक हो सकते हैं? तो सबसे पहले प्रकार का मात्रक जो होगा वो मूलभूत मात्रक या मूल मात्रक होंगे। मूल मात्रक, अब मूल मात्रक क्या है? अभी जो मैंने आपको बताए 7 मूल मात्रक, वही 7 मूल मात्रक होंगे, ठीक है। सर आपने पद्धति में 6 क्या है? पदार्थ की मात्रा का, अरे यार क्या मूर्ख आदमी, छोड़। तो पदार्थ की मात्रा मोल होता है बेटा ना, मोल होता है, ये इसका मात्रक मोल होता है। तो अब यहां पर ये जो हमने 7 मात्रक लिखे हैं, 7 मात्रक लिखे हैं, यही 7 मात्रक जो होंगे वो मूल मात्रक कहला जाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये फिर से लिखने की जरूरत है। अगला आप चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में 7 मात्रक होते हैं ना, 7 मूल मात्रक होते हैं। या अगर आपके पास ज्यादा जगह है, समय हो, तो ये 7 के साथ फिर से लिख लो बोर्ड पे से। इसी प्रकार से अगला जो होगा वो क्या होगा? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे? जो मूल मात्रक से मिलकर बनेंगे। जैसे व्युत्पन्न राशियां वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा अभी 6 हुए हैं, वो कहना चाह रहा अभी 6 हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सी गिनती है यार तेरे? 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गए 7। ले आजा, तू पढ़ा ले, आजा, ज्यादा होशियार बन रहा है तू। वो मेरे को ज्ञान दे रहा है कि सर मोल होता है, मोल होता है। अरे मूर्ख प्राणी, तेरे जितने शरीर में ये तेरे जितने माथे पे बाल नहीं है ना, उससे ज्यादा बच्चे मैं एक बार में देख के निकाल देता हूं। ये मोल पूरा होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में MOL लिखा जाता है। कौन से गांव से आए हो तुम लोग?
बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को तो कुछ 15-20 बच्चों को तो जबरदस्ती उठा के बिठा दिया कि भाई चल रहे, पढ़ ले रहे, जिंदगी में कुछ तो कर ले ना। ऐसा होता है ना, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको घर वाले वो बिस्तर से नहीं उठते, उनके पापा मम्मी खींच देते, अरे उठ निकल यहां से। या कुछ ऐसे होते हैं जिनको धक्का मार के घर से भगा दिया जाता है कि अरे चले जा भाई चले जा, यहां 4 घंटे हम शांति से जी लेंगे, 4 घंटे स्कूल में होकर आ जा। या जिनके घर वाले उनको जानबूझ के ट्यूशन भेज देते कि कम से कम हमारी जिंदगी में तो यहां पर परेशानी कम होगी, जा किसी और को परेशान कर ले 4 घंटे, फिर वापस आ जाना। मोल अब अच्छा एक बात बता तू, तुझे पता है? अरे क्या पता, अभी तो कुछ नहीं पता तुझे। चूजा है, जरा सा चूजा है ना, वो ऐसे छोटे छोटे चूजे देखे, वो ची 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 करते रहते, उनको लगता है अरे मैं कितना सारा बोल रहा हूं, ओहो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, अभी घोंसले से बाहर आए नहीं है ना, ऐसा घोंसले से बाहर आए ची 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 करते रहेंगे। अच्छा ये बता दो, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? बता दो ये क्या लिखा हुआ है? बता अभी होशियार बन रहा था ना, कहां गया वो? राम जी ने सबसे पहले बोला था। बता बेटा ये क्या लिखा हुआ है? ये साइन लिखा है, गलत लिखा है, अधूरा लिखा है, ये पढ़ाया नहीं गई क्या कभी तुझे? ये पूरा लिखा जाता है साइन, ये होता है पूरा साइन, है ना। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? कॉस, गलत है ये पूरा होता है कोसाइन, ये सही होता है। और क्या पढ़ा तूने आज तक? टेन, गलत है, वो पूरा टेंजेंट होता है। और क्या पढ़ा तूने? और क्या पढ़ा? कॉस, और इसके बाद में सेकंड होता है वो पूरा टोटल। देखो अधूरा ही पढ़ाता हूं मैं, एक काम करता हूं अधूरा ही पढ़ा देता हूं, उससे मैं खुश है तू जिंदगी में, है ना, मजा आ रहा है ना, क्योंकि सर आधा पढ़ लो मन खुश हो जाएगा। देख आगे बढ़, ये मुझसे पंगे मत लो। यहां पर अब मूल मात्रक हो गए, इसी प्रकार से व्यक्तपन्न मात्रक क्या होते हैं? व्यक्तपन्न मात्रक क्या होते हैं, है ना। अच्छा किसी को लग रहा है कि कोई बात नहीं, है ना। अब एक और देखो, एक और बच्चे ने ज्ञान दिया, बताऊं? वो बोल रहा सर यहाँ पे मीटर भी गलत लिख दिया आपने, ये होता है मीटर, ये होता है मीटर। देखो पता है इस दुनिया में अंग्रेजी 2 प्रकार की होती है ना। अंग्रेजी 2 प्रकार की होती, पहली बार सुन रहा होगा ये, तोते उड़ा दूंगा तेरे में, है ना। जितना बेसिक तुमने देखा नहीं है ना, उससे 10 गुना ज्यादा बेसिक मेरा स्ट्रांग है हर चीज का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश हिंदी सबका। ये मीटर मालूम है तुझे? मीटर हिंदी में मीटर बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा मीटर, इसी प्रकार से ये बोलेगा मीटर। बता इनमें दोनों में से सही कौन सा है? सेंटर, ये सेंटर सही है या ये वाला सेंटर सही है? बता जरा, कहां गए जो 2-4 होशियार बन रहे थे? बताओ इन दोनों में से कौन सा सेंटर सही है? 2 प्रकार की अंग्रेजी होती है, एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश और एक होती है अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में ये डिफरेंस है कि यहां पर ये मीटर, सेंटर, एक में TER लिखते हो और एक में TRE लिखते हैं। दोनों हमारे लिए तो सही है ना, क्योंकि हम तो भैया अंग्रेजों से और अमेरिकन दोनों से रिश्ते खराब नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब देखने से पहले अपनी अंग्रेजी सुधार लो। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। व्यक्तपन्न मात्रक क्या होंगे सर? व्यक्तपन्न मात्रक क्या होंगे? यह व्यक्तपन्न मात्रक जो होंगे वो मूल मात्रक। अच्छा सर मूल मात्रक तो हमें पता चल गया, तो अब मूल मात्रक से व्यक्तपन्न मात्रक कैसे बन सकता है? ऑब्वियस सी बात है, जैसे व्यक्तपन्न राशियां होगी वैसे ही व्यक्तपन्न मात्रक हो जाएंगे। तो सर व्यक्तपन्न राशियां क्या क्या होती है? और ये सर ये तो आपने बताया था। हाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें हम वेग, तो वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, दूरी बटा समय मीटर पर सेकंड होगा, तो ये मीटर पर सेकंड होगा। तो ये मीटर पर सेकंड जो होगा वो व्यक्तपन्न मात्रक हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तपन्न मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से वेग, त्वरण जो होगा वो होगा वेग में परिवर्तन बटा समय, या हो जाएगा मीटर पर सेकंड का वर्ग, या बल,
बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन किसके बराबर होता है सर? न्यूटन, वैसे बल किसके बराबर होता है? बल होता है त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसे मात्रक है सारे, कैसे मात्रक है? ये सब सर मिलकर बन रहे मूलभूत मात्रक से, तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट, ऊर्जा। ऊर्जा या कार्य है ना, तो इसका मात्रक होता है जूल। जूल किसके बराबर होता है? जूल होता है सर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी ये हो जाए केजी मीटर स्क्वायर प्लस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे ही बना रहे बाबा? ऊर्जा जो है वो एक्चुअल में कार्य के बराबर भी होता है। कार्य जो होता है वो बल इंटू विस्थापन होता है, F.S। कक्षा 11वीं 9वीं में भी पढ़ाया जाता है, फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यह हो जाएगा F.S कार्य, है ना। कार्य जो होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है मामला? तो यह व्युत्पन्न मात्रक हो गए। इसमें मैं आगे बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकता हूं, पन्ने भर सकते, लेकिन उन समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है समय को। अभी हम इसमें तीसरे प्रकार के मात्रक पर आएंगे। मात्रक के प्रकार में तीसरे प्रकार के मात्रक, जिन्हें हम बोलते हैं पूरक मात्रक। क्या होते हैं? पूरक मात्रक। अब सर ये पूरक मात्रक क्या होते हैं? हमने पढ़ा पूरक राशियां। पूरक राशियां जिसे हम बोलते हैं कोण, जिसे क्या बोलते हैं? कोण। तो कोण कितने प्रकार के बोले थे सर? एक तो नॉर्मल कोण है ना, जो हम डिग्री रेडियन में माप रहे थे, बिल्कुल सही बात। इसके अलावा दूसरा बोला था हमने घन कोण, तो उनके दोनों के मात्रक लिख लेते एक बार। तो एक बार समतलीय कोण, या उसे बस नॉर्मल कोण भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? इसके लिए एसआई मात्रक पढ़ा था, रेडियन, RAD से चिन्हित किया था। तो ये क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक रेडियन हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण के अलावा भी था घन कोण। क्या था? घन कोण। घन कोण। तो घन कोण का मात्रक क्या होता है सर? घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अच्छा सर, अब ये स्टेरेडियन क्या हो गया है? स्टेरेडियन क्या हो गया है? ST से चिन्हित कर देते कभी। अब ये क्या चक्कर है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते एक बार। एक रेडियन क्या होता है, इसको आप परिभाषित कर सकते हो? बिल्कुल सर, एक रेडियन क्या था, इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो समतलीय कोण ऐसा बनता था सर कि अगर हमारे पास यहां पर हमारे पास अगर यह एक चाप है ना, और यहां पर त्रिज्या है, और ये कोण थीटा है, तो L बराबर R थीटा। हाँ बेटा, इंग्लिश में भी आप चाहो तो लिख सकते हो प्लेनर कोण एंड सॉलिड, सॉरी प्लेनर एंगल एंड सॉलिड एंगल बोल सकते हैं हम इसे ना। प्लेनर कोण नहीं होगा, प्लेनर एंगल और सॉलिड एंगल। अब यहां पर ये होते क्या क्या, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो यहां पर इसमें R L थीटा, बहुत बढ़िया बात। तो अब इनके बीच में संबंध क्या है? संबंध क्या है? संबंध क्या है? हमें पता है L बराबर होता है सर R थीटा। L बराबर होगा R थीटा। अब मान के चल कि मैंने ऐसा कर लिया कि लंबाई 1 मीटर हो जाए, या एक इकाई लंबाई हो जाए, 1 मीटर सेंटीमीटर, एक इकाई बोल रहा हूं, मतलब कि यह मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, और R भी एक इकाई हो जाए। मतलब कि यहां पर 1 मीटर एक मीटर लंबाई दोनों हो गई, मतलब कि लंबाई भी, आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई 1 मीटर होगी और त्रिज्या भी 1 मीटर होगी। तो यहां पे कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कोण की वैल्यू जो हो जाएगी सर, यहां से हम लिख सकते हैं कोण की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R बराबर L बराबर 1, R बराबर 1, तो थीटा बराबर भी 1 हो गया। अरे जब सब 1 1 हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा? तब थीटा होगा 1 और ये होगा 1 रेडियन। तो एक रेडियन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? एक रेडियन को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे पास अगर इकाई लंबाई की जितनी लंबी त्रिज्या है उतनी ही लंबी चाप हो जाए, तो जो कोण बन रहा है केंद्र पे वो 1 रेडियन कहलाएगा। इसी प्रकार से सर स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन 3 डायमेंशनली कोण बनता है। और ये सर 3D में कोण बनने लग गया क्या दुनिया में?
हम इतना पीछे रह गए। हाँ, तुम तो बहुत पीछे हो। जैसे मान के चलो कि यहां पर मैंने बोला कि एक गोला है, एक गोले में कोई भी गोला मान सकते हो, तरबूज मान लो एक, जैसे तरबूज गोल नहीं होता, लेकिन ऐसा मानो कि भैया थोड़ा गोल सा ही तरबूज है, हमारे गांव में एक स्पेशल तरबूज उगाया हमने, गोल तरबूज। और तुम्हें पता है एक मजेदार बात, ये जापान और चाइना वालों ने, ये जापान चाइना या कोरिया में पता नहीं कहां पर उन लोगों ने क्या किया, उन्हें बहुत भयंकर दिमाग लगाया। वैसे तुमने वीडियो में देखा होगा, अभी बहुत चल रहा था कि हमारे कैसे गोल तरबूज होते हैं, है ना, गोल तरबूज या फिर ऐसे दीर्घ वृत्त के रूप में, है ना, ओवल शेप के तरबूज होते हैं। तो अब ये तरबूज को अगर जब हम रखते हैं, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जगह ज्यादा ले लेते ही है ना, जगह ज्यादा ले लेते, एक के ऊपर एक ऐसा रखा, एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। हाँ, स्क्वायर तरबूज, तो घन के आकार में। उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि जब तरबूज छोटा होता है, तरबूज छोटा होता है तो उसके ऊपर एक, मतलब ऐसा तरबूज छोटा सा है तो उसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्वायर शेप की या घन के आकार की कैप लगा देते। अब जब बड़ा होता जाता, बड़ा होता जाता, बड़ा होता जाता, तो उस जो जितने साइज का घन है उतनी ही साइज का तरबूज बन पाता है, मतलब एक घन के आकार का, या ऐसा चारों ये 6 जगह पर स्क्वायर रूप में तरबूज बनता है। तो अब देखो कितना सही दिमाग लगाया कि अब तरबूज के बगल में तरबूज जो है वो स्क्वायर के रूप में, मतलब जितनी जगह में नॉर्मल तरबूज आता है उससे बहुत ज्यादा तरबूज अब उतनी ही जगह में हम रख सकते हैं। देखा जरूर होगा यहाँ स्क्वायर के रूप में। तो वैसे ही कुछ अब हमको क्या करना है कि अगर स्क्वायर होगा, मतलब घन होगा, हाँ, अरे सच में ये नवनीत को मजाक लग रहा है, अरे मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, सच बोल रहा हूं, सच में ऐसा करते। तो अब जैसे हमारे पास एक गोल, मतलब अगर एक स्फीयर है हमारे पास, या हमारे पास एक घन है। अब ये 3D ऑब्जेक्ट्स है, 3D ऑब्जेक्ट्स है। तो अभी 3D ऑब्जेक्ट्स में हम कैसे, 3D ऑब्जेक्ट्स में हम कैसे कोण को मापे? क्यों? क्योंकि यहां पर कोण मापना बहुत मुश्किल। कैसे? देखो, यहां से अगर मैंने बोला ये 2D नहीं है, 3D, एक गोला है, गोला है, तो उसमें यहां पर इस पॉइंट से मैंने बोला भैया ये इसकी त्रिज्या होगी। अब यहां पर मैंने इसमें एक और त्रिज्या ले ली, तो ये 2D में अगर मैं देखूं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे तो अनंत कोण बन जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे घूम सकता हूं मैं इसमें। तो हमने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया और बोला कि भैया देखो क्या चक्कर है, क्या चक्कर है। यहां पर ये त्रिज्या है, यहां पर ये ए क्षेत्रफल हो गया, यहां पर भी त्रिज्या थी, यहां पे लंबाई थी, यहां पर क्या थी, लंबाई, क्योंकि वो 2D में था, द्विविमीय थी, वृत्त द्विविमीय होता है, तो इसने वहां पे लंबाई करी। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको एक क्षेत्रफल के रूप में लिया सामने। सर कैसे, मजा नहीं आया मेरे को? देख, इसको बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं। टॉर्च से जब लाइट निकलती है, जैसे टॉर्च ऑन करते हो, तो टॉर्च से लाइट जो है वो एक लाइन के रूप में निकलती है क्या? नहीं सर, एक लाइन के रूप में नहीं निकलती, वो एक कोण के, आइसक्रीम के कोण जैसी निकलती है ना। आइसक्रीम के कोण को उल्टा कर लो तो आइसक्रीम के कोण जैसी निकलती है, आइसक्रीम के कोण जैसी निकलती है। आया फील? तो जब भी अगर मान के चलो हमने सामने दीवार लिखी, टॉर्च चमकाया, तो टॉर्च चमकाया तो सामने एक गोला बनेगा, बोल हाँ या ना? कॉर्नेटो वाली, हाँ। अब शाम को जाके सर आइसक्रीम खाना पड़ेगा, आपने आइसक्रीम की याद दिला दी। इतनी गर्मी तो हो ही रही है, एक आइसक्रीम खा ही लेंगे आज जाके, कॉर्नेटो वाली आइसक्रीम, है ना। हाँ, उसमें आजकल बहुत सारे फ्लेवर भी आने लगे, बटर स्कॉच, कॉर्नेटो, वेनिला फ्लेवर, तानी दुनिया भर के, अमेरिकन फ्लेवर, ड्राई फ्रूट फ्लेवर, कुल्फी, रबड़ी फ्लेवर। तो क्या है उसमें सामने, है ना, सामने क्या, एक गोला बनेगा और इधर की तरफ एक कोण सा रहेगा, आइसक्रीम का कोण। तो वैसे ही अगर मैंने टॉर्च चमकाया, एक टॉर्च चमकाया, तो टॉर्च चमका तो उसमें से भी जो लाइट निकलेगी वो ऐसे निकलेगी और सामने एक गोला बना देगी, सामने एक गोला बना देगी। तो यहां पर अब हम इसको परिभाषित कैसे करते हैं? हम इसको ऐसे परिभाषित करते हैं कि जैसे जैसे ये गोला बढ़ता जाएगा, वो जो सामने गोला बन रहा है, मतलब कोण बढ़ता जाएगा,
मतलब कोण बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हम इस कोण को चिन्हित करते हैं ऐसे ओमेगा से, ओमेगा से। अच्छा, अब एक होशियार होगा हमारे बीच में, नहीं सर ओमेगा तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है ना। एक्चुअल में छोटा ओमेगा बड़ा ओमेगा, जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए लिखते हैं ना हम, है ना, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, तो वैसे है। तो यहां पर यह स्मॉल ओमेगा कैपिटल ओमेगा, तो ये जो ओमेगा होगा ये हमारा कोण कहलाएगा। तो अगर हम छोटा कोण डी ओमेगा लिख रहे हैं, जैसे हमने यहां पर मान के चल छोटा कोण डी थीटा लिखा होता, तो डी थीटा लिख सकते थे हम यहां से डीएल बटे में आर, छोटा डीएल मतलब छोटा छोटा ना, तो आर से डिवाइड कर लिया। वैसे यहाँ पे डी ओमेगा लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर डीए बटे में आर का वर्ग, क्या हो जाएगा डीए बटे में आर का वर्ग। वर्ग क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर ये सामने देखिए, यहां पे सामने एक लाइन बनी थी, या यहां पे एक छोटा सा यहां पर एक छोटा सा वक्र बना था। तो वक्र या चाप की लंबाई एल थी, एक कर्व था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक क्षेत्रफल है, यहां पर क्या है, एक क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल को डीए, वैसे छोटा क्षेत्रफल होता है तो इसे डीए बोल देते हैं, बड़ा क्षेत्रफल होगा तो ए बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा ए बटे में आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। और यह इसका जो ओमेगा है, तो ओमेगा का ही मात्रक हम स्टेरेडियन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टेरेडियन। चलो, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें समझ में आनी चाहिए थी पूरक मात्रक को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रकार के मात्रक की बात करते हैं। आगे बढ़े, चौथे प्रकार के मात्रक की बात है। सर चौथे प्रकार का मात्रक कहां से हो गया, चौथे प्रकार, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये मतलब इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं लगेगा हमें। चौथे प्रकार का, सर 3 ही होते हैं, नहीं 4 होते हैं, 4 कैसे हो गए, चौथा कहां से आ गया, चौथा कहां से आ गया। तो चौथा जो होगा, हाँ बेटा, स्टेरेडियन को एस आर भी लिख देते कहीं कहीं पर, और कुछ कुछ ऑथर जो है उसे एस टी, मतलब कुछ कुछ जो किताबें उसे एस टी से भी लिख देती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको एस आर से भी लिखा हुआ मिल जाए तो कहीं पर से। इंडिया में जितने बुक्स होती है ज्यादातर एस टी ही लिखते हैं। अब इसके अलावा चौथा, सर चौथा कहां से आ गया, ये चौथा कहां से आ गया, 4 पाई स्क्वायर होता है क्या यार, ये बताने के लिए ना समय लगेगा, चलो बता देते हैं। बताऊं एक गजब की बात बताऊं तुम्हें, हाँ भाई एक बच्चा बोल रहा है सर नहीं नहीं और थोड़ा बताओ, एक बहुत गजब की बात बताऊं, लेकिन उसके लिए तुमको थोड़ा सा गणित का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी ये गजब की बात पता चल पाएगी। बताऊं पक्का, नहीं चलो ठीक है छोड़ देते, चलो बताइए तो। देख अगर तुझे याद हो तो मैंने ये तुझे जादू दिखाया था कि एक्चुअल में एल बराबर आर थीटा ही असली फॉर्मूला है। फिर मैं तुम्हें जादू करके दिखा दिया, अरे एक गोला होगा तो एल बराबर 2 पाई आर होता है, या 2 पाई पूरा कोण होता है इंटू आर। याद आया कुछ कुछ? फिर मैंने तुम्हें बताया था कि हाँ एक्चुअल में ये असली फॉर्मूला है, ये असली फॉर्मूला है एल बराबर 2 पाई आर, मतलब एल बराबर आर थीटा, एल बराबर आर थीटा असली फॉर्मूला था जिससे हमने एल बराबर 2 पाई आर बनाया, ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे बताऊं उससे पहले मुझे ये बताओ, अरे ये क्यों बताओ, ये तो अरे हाँ ये तो मैंने बताया तुम लोगों को, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमारे पास, ये पहली क्लास में बताया था मैंने कि अगर हमारे पास एक गोला है, ठोस गोला, एक हमारे पास ठोस गोला है, तो ठोस गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब अगर मेरे पास एक ठोस गोला है, एक ठोस गोला है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, मतलब उसका पूरा बाह्य क्षेत्रफल जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। याद आया?
ठोस गोले का जो क्षेत्रफल था, बेसिक मैथ्स में बताया था, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये याद है तुम्हें, ये अगर तुम्हें याद है, तो अब मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार सी बात बताता हूं। क्या? कि अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अब यहां पर अगर अभी अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से एक छोटा सा जो क्षेत्रफल होगा इसमें, देखो ये वाली जो बात है ये एक बच्चे ने पूछा इसलिए बस मैं बता रहा हूं, बाकी ये मतलब एकदम ज्ञान के चक्षु खोलने वाली बात है। बाकी ये वाला जो काम ज्ञान है वो नीट में काम नहीं आएगा, तो फिर भी मैं बता रहा हूं कि यहां पर अगर मैं देखूं कि एरिया क्या लिखूंगा, तो यहां से एरिया लिखूंगा सर, एक्चुअल फॉर्मूला है एरिया का, यह है कोण इंटू आर स्क्वायर। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? कोण इंटू आर स्क्वायर, कोण इंटू आर स्क्वायर। अब जैसे यहां पर पूरा एक चक्कर काटने पर 2 पाई कोण होता है, पूरा एक चक्कर काटने पर 2 पाई कोण होता है, उसी प्रकार से जब मैं देख ऐसा है कि यहां पर एक छोटा कोण है तो सामने क्षेत्रफल रहा। अब ऐसा समझो कि आइसक्रीम वाले भैया ने बोला कि तुम्हें और बड़ी आइसक्रीम मिलेगी, 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 और बड़ी आइसक्रीम, और बड़ी और बड़ी और बड़ी। तो जैसे जैसे आइसक्रीम बड़ी होती है तो यहाँ पे गोला भी तो बड़ा होता जाएगा, यहाँ पे गोला भी तो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर जो टोटल कोण होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। टोटल कोण पूरा अगर मैं घूम लू टोटल कोण तो 4 पाई के बराबर होता है। 3D में है बेटा, ये 3D में, ये 2D में तो ऐसा घूम लिया, लेकिन 3D में ऐसा नहीं घूमना है। सिर्फ पूरा गोला, ये ऐसा पूरा कोण था, फिर बड़ा हुआ, 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 बड़ा हुआ। तो यहां पर ये 4 पाई बनता है। कितना बनता है? 4 पाई। तो इस चक्कर में जो टोटल एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर आता है। तो ये जो फॉर्मूला तुमने रटा है 4 पाई स्क्वायर, वो भी बनता है यहां से, कोण इंटू आर स्क्वायर से। किससे बनता है? 4 पाई, कोण इंटू आर स्क्वायर से। ओके चलो टाटा, मतलब मैं नहीं जा रहा, मैं इसको टाटा बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम, तीसरे के बाद में चौथा लगाते हैं। क्या? हमारे पास चौथे प्रकार के मात्रक होते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल। अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी मीडियम का बैच है। प्रायोगिक मात्रक। अब सर ये कौन से मात्रक हो गए? ये तो आपने भौतिक राशि में, प्रायोगिक भौतिक राशि तो पता ही नहीं। प्रायोगिक राशियां नहीं होती है, लेकिन प्रायोगिक मात्रक जरूर होते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट जरूर होती है। मतलब इनमें कौन सी यूनिट आएगी? इनमें वो यूनिट्स आएंगी जो आपको पता है लेकिन आपने लिखी नहीं। आपको पता है लेकिन आपने लिखी नहीं। सर ऐसे कैसे होगा कि हमको पता है और हमने लिखी नहीं? हमको पता है फिर भी हमने लिखी नहीं, तो सर ये तो हमने गलत बात कर दी। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर आपने सेकंड एसआई मात्रक लिख दिया तो मिनट क्या है? 1 घंटा लिखते हो आप, या आपने बोला 1 दिन हो गया, तो 1 दिन मतलब समय है ना। तो ये समय की कौन सा मात्रक हो गया? दिन, साल, या लंबाई आपने मापी फुट में मापी, लेकिन इंच तो कभी बोला नहीं, लेकिन इंच में भी हम लंबाई माप लेते हैं। या इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारी चीजें, जैसे दूरी को मापते हैं हम मीटर में। हाँ सर मीटर में तो माप लिया, लेकिन इसके अलावा दूरी को जो और इंपॉर्टेंट मात्रक है जो हमें पता होना चाहिए, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है बहुत लंबी लंबी दूरियों को। खगोलीय इकाई भी बोलते हैं, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये सब क्या है? ये सब क्या चक्कर है? ये हमारे पास जो भी यूनिट हमने पढ़ी जो SI में नहीं आती है वो प्रायोगिक मात्रक आती है एक्चुअल में, है ना, प्रायोगिक मात्रक में आती है। जैसे हम बोलते हैं जूल तो क्या हुआ?
जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। हाँ सर, ऐसा ही मात्रक है। लेकिन इसके अलावा हम कैलोरी भी बोलते हैं। तो कैलोरी क्या है? कैलोरी जो है सर वो प्रायोगिक मात्रक होगा। तो इसके अलावा जो भी मात्रक आपने बोलचाल की भाषा में सुने हो या कहीं ना कहीं यूज करे हो, वो सब क्या है? वो सब प्रायोगिक मात्रक है। तो एक एक करके हम कुछ प्रायोगिक मात्रक के एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं आपके, एक एक करके हम लिखेंगे, क्योंकि हमें जैसे टेस्ट वेस्ट में ये पूछ सकता है कि बताएं भैया यह जो बोला गया है, जैसे बोला पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? स्लैग किसका मात्रक है? शेक किसका मात्रक है? ठीक है, तो यह सब कुछ हमें पता है कौन सी भौतिक राशि का मात्रक होगा। जैसे लंबाई के, तो लंबाई के लिए जो इंपॉर्टेंट भौतिक राशियों के मात्रक है वो मैं आपको लिख देता हूं, मतलब लंबाई भौतिक राशि का जो इंपॉर्टेंट मात्रक है लिख देता हूं मैं एक बार। इंच जो हम यूज करते हैं बहुत बार, लेकिन वो हमने लिखा नहीं। मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। इसके अलावा दूरी का मात्रक, हाँ दूरी के लिए बात कर रहे हैं बेटा हम पहले, है ना। तो दूरी के लिए, हाँ दूरी, लंबाई, ऊंचाई, गहराई सब एक ही है। फिर तुम दूरी लंबाई पे आ गए। हाँ दूरी का लिखो या लंबाई का लिखो। लंबाई देख, दूरी एक भौतिक राशि है, लेकिन इसका जो मूल राशि होती है उसे लेंथ बोलते हैं ना। इंग्लिश वाला ट्रांसलेट करके बताता हूं मैं तुझे, इसे बोलते हैं लेंथ। लेंथ, ठीक है। अब कितनी लंबाई है ना, तो उसे इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते दूरी, या इंग्लिश शब्द उसका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है वही चीज है वही चीज है, लेकिन बस हम यहां पर उसको लिखते, जब एसआई की बात करेंगे या मूलभूत राशि की बात करेंगे तो हम लंबाई लिखेंगे, यहां पर दूरी नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर और चलो यार और एग्जांपल बताओ। कुछ बच्चे बोल रहे सर माइल, बिल्कुल सही बात, माइल। और एग्जांपल बताओ 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 बताओ। माइल भी एक अच्छा एग्जांपल है। अब कोई पूछना मत यार कि ये किसके बराबर होता है, बस ये नाम लिख लो, बाकी सबसे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ फीट फुट हो गया बेटा ना, वैसे वो हमने लिख दिया है, लेकिन वो अगर किस प्रकार के मात्रक में आएगा तो वो प्रायोगिक मात्रक में लिख सकते हैं, फिट फुट भी, है ना। वो मात्रक की पद्धति थी, प्रकार में फिट फुट में आ जाएगा। यार्ड, बिल्कुल सही बात, यार्ड है ना। इसके अलावा कुछ गज, बेटा गज तो क्षेत्रफल के लिए बोलते हैं ना। हाँ कोस, कितने कोस दूर है, जैसे कोस। हाँ, अब इसके अलावा कुछ मैं बता रहा हूं, 2-3 मैं बता रहा हूं जो आपको याद रखना है ना। ये तो इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो अब मैं बता रहा हूं ना वो बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। क्या? एक होता है एमस्ट्रॉन्ग, एक के ऊपर छोटा गोला, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो एक एमस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10⁻, पहले एक बार लिख लेते हैं इनके बारे में, फिर इनके कन्वर्जन भी लिख लेंगे थोड़े थोड़े से। एक होता है एमस्ट्रॉन्ग, क्या होता है एमस्ट्रॉन्ग? एमस्ट्रॉन्ग में एक एमस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये थोड़ा सा याद रखना होगा आपको। इसके अलावा इसके, हाँ बेटा मील लिख दिया, ये मील, माइल इंग्लिश में माइल बोलते हैं, हिंदी में मील बोल देते हैं उसको। इसके अलावा एक होता है एयू, एयू या इंग्लिश में इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई। ये क्या होता है ना, इसकी परिभाषा हो सकता है कहीं पर आपको पूछ ले, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको क्या होता है। खगोलीय इकाई जो होता है वो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो होती है वो खगोलीय इकाई होती है। इसी प्रकार से अगली यूनिट जो हम देखने वाले हैं वो है पारसेक। अच्छा, पारसेक के पहले लाइट ईयर देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है या प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अब ये सुनने में तो ऐसा लगेगा कि सर ये प्रकाश वर्ष हो गया। वर्ष मतलब सर यह तो समय का मात्रक हो गया,
लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है वो लंबाई का मात्रक या दूरी का मात्रक है ना। क्या होता है, एक साल में लाइट कितनी दूरी तय करेगी, एक साल में लाइट कितनी दूरी तय करेगी, उसे 1 लाइट ईयर बोलते हैं, है ना। मतलब कि अगर मान के चलो हमें किसी तारे से दूरी देखनी है, या हमें देखना है कि कोई बहुत दूर कोई ग्रह है पृथ्वी से, तो वह उसकी दूरी कितनी है, तो 1 किलोमीटर में थोड़ी ना मापेंगे। किलोमीटर मापेंगे तो 10 की घात 15, 10 की घात 20, 10 की घात 16 ऐसे किलोमीटर में हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी, ये तो बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी। तो इसको आसान करने के लिए हम लाइट ईयर में मापते हैं। लाइट ईयर में मतलब कि एक साल में लाइट जो इस दुनिया में सबसे तेज चलती है, इस दुनिया में प्रकाश से ज्यादा तेज कोई नहीं चल सकता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है वो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलने वाली चीज अगर 1 साल तक चलेगी तब वो दूरी 1 प्रकाश वर्ष होगी। मतलब भयंकर है सर, ये तो भयंकर दूरी है, भयंकर दूरी, है ना। मतलब कि अगर मान के चलो अभी मैंने बोला कि आज रात को चांदनी रात थी, तारे टिमटिमा रहे थे, एक तारा मैंने देखा, वो तारा बाद में मैंने पढ़ा उसके बारे में, वो तारा जो है वो हमसे 200 लाइट ईयर दूर है, 200 लाइट ईयर। 200 लाइट ईयर मतलब कि वहां से लाइट जो है वो हम तक पहुंची है 200 साल में। 200 साल लगे हैं, 200 साल, है ना। अगर इस चीज को इमेजिन करोगे तो तुम लोग अरे भाई साहब जिंदगी का तो सबसे बड़ा धोखा है ये, है ना। देखो मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूं। रोज रात को जो तुम तारे देख रहे हो, जो तुम चांद के अलावा दूसरे सितारे वगैरह देख रहे हो, वो सब धोखा है, नजरों का धोखा है वो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, पूरा धोखा है वो। क्यों? क्योंकि आज जिस तारे को मैंने देखा रात को, उसमें से एक तारा था जिससे लाइट 200 साल बाद यहां पर पहुंची। मतलब कि जब 200 साल पहले यहां पर अंग्रेज थे भारत में, तब उस समय वो लाइट निकली थी उस तारे से। और आज अंग्रेज चले गए, नेहरू जी आए चले गए, भारत देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक आए चले गए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए चले गए, स्वतंत्रता सेनानी आए चले गए। उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, और अब उसके बाद में मनमोहन सिंह आए। फिर भारत देश में मोदी जी आए, तब जाके वो लाइट तुम तक पहुंची, तब जाके वो लाइट पहुंची, है ना। तो भाइयों और बहनों, वो लाइट जो है वो किसका इंतजार कर रही थी पता चला? तो इतने हाँ। और फिर एसपी सर आएंगे इस क्लास में। तो आज मैं आया हूं इस क्लास में, तो आज शाम को वो लाइट जाके देखना जिसका तुम्हें नहीं, जिसका उसे था इंतजार। वो घड़ी आ गई, वो लाइट जो है वो यहां तक आ गई। आई बात समझ में? ठीक है। तो मतलब अब ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं 200, कुछ तो हजार लाइट ईयर दूर है, और कुछ तो उससे भी ज्यादा लाइट ईयर दूर है ना। कुछ तो उससे भी ज्यादा लाइट ईयर दूर है, मतलब कुछ तो 10 हजार लाइट ईयर दूर है। अब ऐसा उल्टा भी सोच कि यहां से जो लाइट जा रही है वो दूसरे ग्रहों पे जा रही है। अब मान के चल कि वहां पे कोई एलियन बैठा है, डायनासोर, मूर्ख बन गया वो एलियन तो, क्योंकि वो देख रहा है उसके दूरबीन से, यह पृथ्वी, डायनासोर, लड़ाई चल रही है। काय के डायनासोर? क्यों? क्योंकि लाइट जब पृथ्वी से निकली थी तब डायनासोर थे, लाइट उस तक पहुंची तब तक यहां डायनासोर का सफाया हो गया, इंसान आ गए, इंसानों ने पूरा जो भी वातावरण था आसपास का, जो पूरी पृथ्वी के था, उसका नक्शा बदल दिया।
पेड़ वेड़ हट गए आधी जगहों पे बिल्डिंगें बन गई है, शहर बन गए, है ना, इंसान आपस में लड़े जा रहे हैं, है ना, कुछ इंसान जिंदगी से बहुत दुखी है, और उसको क्या लग रहा है एलियन को, जादू को भेजू क्या, जादू आएगा यहां तक, तब तक तो मामला ही खत्म हो जाएगा। तो ये लाइट ईयर, है ना, लाइट ईयर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा लंबी दूरी होती है। इसी प्रकार से लाइट ईयर के साथ साथ हम और क्या समझ सकते हैं, एक और होता है पार्सेक। है ना, पार्सेक जो होता है वो 3.27 लाइट ईयर बराबर दूर होता है। मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि लाइट ईयर से भी ज्यादा जो दूरी है, लाइट ईयर से भी जो ज्यादा दूरी है वो क्या है, पार्सेक है, है ना, वो क्या है, पार्सेक है। 3.27 लाइट ईयर जो दूरी है वो पार्सेक के बराबर है। इतनी भयंकर दूरी, है ना। तो ये जो है वो बहुत बार बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है, और पूछा भी जाता है कि भैया लाइट ईयर किसकी यूनिट है, पार्सेक किसकी यूनिट है। तो ध्यान रखना ये सब लंबाई की दूरी है। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल हो तो भी एक आधी लाइन छोड़ देना, अगर आपको कभी मिलता है तो लिख लेना, बाकी मैक्सिमम एग्जांपल्स तो मैंने बता दिए। इसके अलावा और छोटे छोटे भी एग्जांपल, जैसे एमस्ट्रॉन्ग जैसे ये होता है, एक फर्मी भी होता है। अभी फर्मी तो हमने देखा भी था कि एक फर्मी जो होता है सर, एक फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। बाकी नैनोमीटर, माइक्रोमीटर वो सब इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में वो मीटर है, मीटर के आगे छोटे छोटे मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मीटर के आगे हम लोग प्रीफिक्स लगा रहे हैं, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, वो मात्रक तो मीटर ही रहेगा। हाँ, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर ये सब नहीं लिखेंगे इसमें ना, क्योंकि मेन यूनिट तो मीटर ही है, मीटर से ही बने वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबाई के अलावा हम बातें करेंगे, अब किसकी बात कर ले, समय की बात कर लेते हैं। अच्छा चलो पहले द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान के लिए किलो और ये तो है ही सर, इसके अलावा किलोग्राम और ग्राम के अलावा पाउंड हो सकता है। अब बस इसमें मैं नाम बता देता हूं फटाफट। पाउंड के अलावा, इसके अलावा टन आपने सुना होगा, टन या मेट्रिक टन, 1000 किलो जो होता है वो 1 मेट्रिक टन के बराबर होता है। और बताओ भाई, मेट्रिक टन, क्विंटल 1 किलो में 100 क्विंटल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा द्रव्यमान की मैं 2 और यूनिट बता रहा हूं, नाम याद रखना बस इसका। बेटा टेलीग्राम आप SP सर अंडरस्कोर डाउटनेट करके सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 2 और यूनिट बता रहा हूं, एक होता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, ये हमारे एक बहुत विख्यात साइंटिस्ट है चंद्रशेखर, जिन्होंने उनके नाम की एक यूनिट बनी है जिसका नाम है चंद्रशेखर लिमिट। ये क्या होता है, ये सितारों का भार मापने के लिए यूज होती है, कितना भारी है एक सितारा, है ना, या तारे जो है वो कितने भारी है ना, उसके लिए यूज होती है चंद्रशेखर यूनिट। इसके अलावा स्लग, SLUG, स्लग, ये याद रखना यार 2-3, है ना, ये आपसे सीधे से पूछ सकते हैं। स्लग जो है वो एटॉमिक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके बीच में जो द्रव्यमान है उनको मापने के लिए यूज होती है। द्रव्यमान के साथ ही साथ समय के लिए भी कुछ बातें कर लेते हैं फटाफट। अब हम समय के लिए कुछ बताओ भैया, समय के लिए कुछ बताओ सर। समय के लिए तो लाइन लगाई जा सकती है यहाँ पर, है ना। समय के लिए तो आदि इत्यादि, जैसे सेकंड के बाद में जो सब कुछ है वो सब कुछ प्रयोग है। मिनट, आवर या डे मतलब दिन, साल, शताब्दी, है ना, यह सब कुछ क्या है, यह सब कुछ जो है वह प्रायोगिक मात्रक ही होगा। हाँ, स्लग केमिस्ट्री में भी आता है, बिल्कुल, है ना, वही केमिस्ट्री वाली बात है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है ये कुछ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वगैरह के द्रव्यमान का यूज करने के लिए स्लग का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बेटा वही साल, सेंचुरी, है ना, फिर वो गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, ये सब भी लिख सकते हो आप। चल, इसके अलावा हाँ, महीना, साल, वीक, हाँ वीक भी लिख लो भैया सर, सप्ताह भी होगा। चल, तो ये बिल्कुल बेसिक थी। इसके अलावा 1-2 और बता देते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना तापमान में,
तो तापमान में केल्विन के अलावा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब क्या होता है, ये सब जो होते वो प्रायोगिक यूनिट होती है। अच्छा, टाइम में शेक, हाँ शेक भी लिख सकते हैं टाइम में। बायोलॉजी की क्लास 1 सेकंड रुकी है ना, 1 सेकंड रुकेंगे। हाँ शेक भी लिख सकते हैं, शेक भी लिख लो। समय में शेक, शेक क्या होता है वैसे, शेक जो होता है वो 10 की घात माइनस या 10 नैनोमीटर होता है। हाँ एक शेक जो होता है, चाहो तो लिख लो 10 की घात माइनस 8 सेकंड या 10 नैनो सेकंड के बराबर होता है। 10 नैनो सेकंड जो होता है वो एक शेक होता है। चल, तो यह सब कुछ आपको थोड़ा मोड़ा रूप से पता होना चाहिए। इस पे सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बातें करेंगे रूपांतरण गुणांक की। रूपांतरण गुणांक जो है उसके ऊपर छोटी मोटी सी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं ना, और ये वैसे हाँ चंद्रमास भी लिख सकते बेटा, कोई दिक्कत बात नहीं, चंद्रमास भी लिख लो वहां पे। अब रूपांतरण गुणांक क्या होता है, रूपांतरण गुणांक, हाँ ये जो अभी हम सब कुछ लिख रहे हैं ना, ये आपको ऑलरेडी आता है रूपांतरण गुणांक। जैसे एक शेक बराबर 10 की घात माइनस 8 सेकंड या 10 नैनोमीटर के बराबर होता है, तो ये क्या हो गया, ये रूपांतरण गुणांक हो गया ना इसका। जैसे एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर है, तो 10 की घात माइनस 10 क्या हो गया, इसका रूपांतरण गुणांक हो गया। क्या हो गया, रूपांतरण गुणांक। जैसे अगर मैं कभी भी किसी भी एक मात्रक को, अच्छा इसमें एक एसपी स्टार भी बताऊंगा मैं अभी आपको, किसी भी एक मात्रक को दूसरे एक मात्रक में अगर मैं उसमें कोई भी रूपांतरण करना चाह रहा हूं तो कुछ बेसिक्स है जो हमें बार बार काम भी आते हैं। जैसे ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था कि अगर हमारे पास नैनो लिखा हुआ हो, नैनो, तो नैनो मतलब 10 की घात माइनस 9 रूपांतरण गुणांक होता है। इसी प्रकार से माइक्रो जो ज्यादा यूज होते हैं वो लिख रहे हैं हम, 10 की घात माइनस 6 होता है। मिली, इसके अलावा होते बहुत सारे लेकिन हमें याद नहीं रखने हैं, 10 की घात माइनस 3 होता है। सेंटी 10 की घात माइनस 2 होता है। किलो 10 की घात 3 होता है इसका गुणांक। मेगा 10 की घात 6 होता है इसका गुणांक। दड़म दड़म दुम दड़ा दुम धुम। गीगा 10 की घात 9 होता है इसका रूपांतरण गुणांक। ठीक है, लेकिन अब इसके अलावा अरे तलवार कहां गई, अरे मूर्ख, ये सब मीटर जरूरी नहीं है, ये सब आवेश में जैसे कूलम भी हो सकता है, या इसके अलावा हाँ पीको हेक्टो वगैरह बेटा काम नहीं आते, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। डेसी पीको हेक्टो ये सब होते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। पीको जैसे 10 की घात माइनस 12 जो हो जाएगा वो पीको हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें काम की बात क्या है वो समझाना चाह रहा था मैं आपको। अच्छा ये ओके, एक और बच्चे का डाउट, सर मीटर ही होता है क्या? नहीं, ये मीटर नहीं होता बेटा, जरूरी नहीं मीटर ही हो। जैसे ऊर्जा के लिए जूल, किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल, पावर के लिए वॉट, मेगावाट, गीगावाट, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे ये यूनिट को छोटा या बड़ा कर सकता है ना, यूनिट के आगे लग के यूनिट को छोटा या बड़ा कर सकता है। अब इसमें एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो दुनिया में हर एक बच्चे की दिक्कत है, वो क्या है, वो क्या है ना, वो क्या है जो हर एक बच्चे के, अभी ये मिटा किसने दिया, हाँ हर एक बच्चे की जिंदगी में समस्या चल रही है, वो ये है कि सर मैं है ना इंटेलिजेंट बहुत हूं, लेकिन सर क्या करूं, कभी कभी दिमाग हैंग मार जाता है मेरा, समझ नहीं पड़ता मेरे। तो कैसे कि सर मैं है ना कन्वर्ट कर रहा था, अब कन्वर्ट करने में मेरे था कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने जैसे किलोग्राम लिखा, किलोग्राम मतलब 10 की घात 3 मतलब 1000 हो गया,
तो मैं है ना इससे डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, मैं डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, जैसे कोई भी मात्रक एक से दूसरे में ले जाते हैं तो कभी कभी हमें सर कंफ्यूजन हो जाता है जिंदगी में भयंकर वाला कि सर सेंटी लिखा है तो सर सेंटी तो मार रहा है ये, लेकिन सर सेंटी को अगर मेरे को हटाना है तो क्या मैं भी इसे सेंटी मार दूं? हाँ तो मार दे। तो 10⁻2 से मारूं या 10⁻2 से मारूं मैं? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत। 1 लीटर में सर कुछ मिलीलीटर होते हैं, या सर 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, या सर मैं 1 न्यूटन से 1 न्यूटन को छोटी यूनिट में बदलना चाह रहा था, तो सर यहां पर जैसे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन हो गया, या सर मैं लिख रहा था 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। तो सर अब ये आपने तो बता दिया, आपको तो रटा हुआ है, लेकिन सर मेरे बारे में सोचो, मैं बहुत चौटा बच्चा नादान सा दुखी हो जाता हूं, दिमाग हैंग मार जाता है। तो इसके लिए SP स्टार बता रहा हूं, ध्यान रखना। जब जब तेरा दिमाग हैंग हो जाए SP स्टार लगा ले प्यारे, पार हो जाए। देख क्या होगा यहां पे, हमने पढ़ा था कि कोई भी भौतिक राशि है उसको हम दो रूप में चिन्हित करते हैं। कैसे? n इंटू यू के रूप में, है ना, मतलब नंबर इंटू यूनिट, नंबर इंटू यूनिट। ठीक है, अब फिजिक्स का एक बहुत भयंकर नियम बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना, यह आदि अनादि काल तक आपको काम आएगा। क्या? अगर मैं, ध्यान सुनना इस चीज को, अगर मैं लिख रहा हूं 2 चीजों का, पहले तो ये समझ लेते क्या कि 2 चीजों का गुणनफल नियत है, मतलब 2 चीजों को मल्टीप्लाई करा वो हमेशा नियत है। तो अगर एक नंबर छोटा होगा तो दूसरे को बढ़ना होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा निंग डोंग डुम, मुझे यहां पर लिखना है 240। तो 240 में कैसे लिख सकता हूं सर? आप एक काम करो सर, 12 इंटू 20 कर दो तो 240 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन बोला नहीं मेरे को यहां पर वाली संख्या बढ़ानी, तो मैं इसे लिख सकता हूं 24 इंटू 10 240 आ जाएगा। मतलब अगर एक बढ़ेगी तो दूसरे को घटना होगा, तब ये 240 ही रहेगा, वरना इसमें कभी परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर है छोटी सी बात? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर n इंटू यू, तो अब इससे क्या समझते हैं? देखो, अगर मान के चलो मैंने बोला कि ये भौतिक राशि है एक कोई सी, जिसमें से लंबाई की बात करते हैं, मैंने बोला ये 1 मीटर लंबाई है, इतनी लंबाई जो है वो 1 मीटर है। तो अगर मैं इस 1 मीटर लंबाई को बदलना चाहूं इंच में, तो ये बता कि जैसे मैंने लिखा यहां से यहां तक की दूरी, यह है 1 मीटर। अच्छा, 1 मीटर मतलब कितना हो जाएगा यार? ये 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया 15, 6, 7, 8 दशमलव कुछ हो जाएगा, नहीं है तो 8 दशमलव कुछ। इसको इंच में बदलो तो कितना आ रहा है? इंच में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 या लगभग मेरे हिसाब से 52 इंच के करीब आएगा, 52-53 इंच के करीब कुछ आएगा। ठीक है, चलो मान लिया 52 इंच आ रहा है, मतलब आसपास कुछ तो ना आएगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैंने बोला ये 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर लंबाई है, तो अगर यह 1 मीटर लंबाई है तो ये इंच में मैंने बोला 52 इंच है, इंच में 52 इंच। तो ये दोनों, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक ही स्केल की लंबाई है या एक ही लाइन की लंबाई है, तो क्या इंच से मीटर में बोलने पर उसकी लंबाई बदल जाएगी या वही रहेगी? इंच से मीटर में बोलने पर उसकी लंबाई बदल जाएगी या वही रहेगी? 39 आ रहा है क्या? ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे सर 39 आ रहा है, चलो मान लेते तुम्हारी बात, 39 इंच आया। देख लो कितने बराबर होगा, 1 मीटर कितने इंच के करीब आ रहा है। तो अगर हम ऐसा बोले कि 1 मीटर जो है वो 39 इंच मान लेगा, तो यह 1 मीटर से मैंने 39 इंच में करा, 39 इंच के बराबर करा, तो क्या वो लंबाई बदली? नहीं सर, वो लंबाई वही है। अगर मान के चलो मैंने दुकान वाले को बोला भैया मेरे को 1 किलो शक्कर दे दे या मेरे को 5 किलो शक्कर दे दे।
अगले दिन मैं गया, मैंने बोला 11 पाउंड शक्कर दे दे। अब मान के चलो दुकानदार भी एसपी सर का ही पढ़ाया बच्चा है ना, वो भी पार्ट टाइम में दुकान खोल के बैठा हुआ है, बाकी तो उसके भी जिंदगी में मजे चल रहे हैं ना। तो उसने पापा की दुकान पे बैठा था, तो फिर तुम गए उसकी दुकान पे, तुमने एक दिन जाकर बोला कि मेरे को 5 किलो शक्कर दे दो, तो उसने 5 किलो शक्कर तोल दी। अगले दिन गए तुम, बोले अपन ने तो बहुत सारी भौतिक राशि पढ़ लिया बाबा, अब अपन को तो मात्रक भी पता चल गए, अब अपन दुकान वाले भैया के जाएंगे लेके हम दुकान वाले भैया के पास जाएंगे और लेंगे उनके मजे। तुम होशियारी में चले गए, तुमने बोला ये भैया हमको 11 पाउंड शक्कर चाहिए। तो तुमको क्या लगा, तुम तो मजे लेने गए, लेकिन वो भैया जो है ना, वो भैया नहीं है, वो भैया के बेटे है। भैया के बेटे डॉक्टर बन रहे हैं, वो छुट्टी में आए हुए थे, तो थोड़ी देर अपनी दुकान पे बैठ गए। वो तुम्हारी तरफ देख के हंसे, बोले क्या समझे हो, हम भी डॉक्टर है, हम भी एसपी सर से ही फिजिक्स पढ़े है ना। उसने तुरंत तोल के दे दी, तुम बहुत चक्का रह गए, दुनिया तो इंटेलिजेंट होती जा रही है। तो यह तब भी 5 किलो ही रहेगी, मतलब वो बदला नहीं, या वो जो शक्कर आई थी वो बदली नहीं, वो उतनी ही रही हर कंडीशन में। मतलब यह है कि भौतिक राशि नहीं बदलती है। मैं अगर उसका मात्रक बदल रहा हूं तो क्या बदलता है, मात्रक बदलने से, सर मात्रक बदला तो यहां पर उसके आगे की संख्या बदल गई, लेकिन भौतिक राशि तो वही रहना पड़ेगी। मतलब यह हुआ कि अगर जब भी मेरे को मात्रक बदलना है तो नंबर इंटू या संख्या इंटू मात्रक नियत होगा। मतलब क्या हुआ इसका, n इंटू यू नियत होगा। तो इसमें क्या बात पता चली सर, हमें ये बात समझ में आई कि जब हम किसी भी भौतिक राशि का कन्वर्जन कर रहे हैं और उसमें अगर यूनिट को बड़ा कर रहे तो नंबर छोटा हो जाएगा, है ना। क्या कर रहे, अगर हमने यूनिट को बढ़ाया, हमने यू को बढ़ाया तो नंबर छोटा हो जाएगा, या अगर यूनिट को छोटा करना चाहा तो उसके मल्टीप्लाई का नंबर बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल में यहां पर हमने 1 मीटर को इंच में बदलने की कोशिश करी, तो हमने यहां पे मात्रक को छोटा किया तो देख नंबर बढ़ गया। या इसी प्रकार से अगर हमने ये देखा, जूल से बदला अर्ग में या न्यूटन से बदला डायन में, तो 1 न्यूटन डायन में बदला तो यूनिट छोटी, नंबर बड़ा हो गया, 1 की जगह आ गया 10 की घात 5। क्या यह एसपी स्टार सभी को चमका कि जब हम मात्रक को छोटा करेंगे नंबर बड़ा हो जाएगा, और उल्टा भी सही है। ठीक है, तो यह रूपांतरण में हमें ध्यान रखना होगा, तो इससे हम ज्यादा आसानी से चीजें कर पाएंगे और इससे हमारा दिमाग भी सही सेट रहेगा कि अच्छा सर मैं न्यूटन से डायन में बदल रहा हूं तो मात्रक छोटा कर रहा हूं, मतलब 10 की घात 5 से गुणा करना है, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। आ गया मजा। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं हम, है ना। और जाने से पहले एक सबसे जोरदार सवाल पूछना चाहूंगा मैं, इस दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी कौन है? इस दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी कौन है? इस दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी कौन रहा है? जानते हो कौन? हाँ, मैं तो हूं, मेरे अलावा न्यूटन। क्यों? एक न्यूटन सबसे खतरनाक था। क्यों था एक न्यूटन सबसे खतरनाक? क्योंकि एक न्यूटन में डायन है। कितनी डायन है? एक न्यूटन जो है वो 10 की घात 5 डायन के बराबर है। मतलब एक न्यूटन जो है उसमें 1 2 3 4 5 डायनें समाई हुई है। इतनी सारी डायनों से मिलकर एक न्यूटन बना था, तभी तो इतना कुछ कर पाया। ठीक है, तो एक न्यूटन जो है 10 की घात 5 डायन के बराबर है। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। और अच्छा, होमवर्क में आपको विमाओं पर भी कुछ सवाल मिल जाएंगे, तो जिनको विमाएं लिखते आती है वो कर सकते हो,
नहीं आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप लोग विमा वाले सवाल छोड़ सकते हो, बाकी ये वाले जो बेसिक सवाल है कर लो। बाकी मुझे लगता है भैया कि कोई 10 11वीं पास करके आ तो विमा लिखते तो आती ही होगी। बाकी कल की क्लास में मैं विमा लिखना आपको समझाऊंगा और विमाओं पर और भी चर्चा हम करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है मामला? चलिए, तो जितना पढ़ाया उतना रिवाइज कर लेना। हम मिलते हैं कल की क्लास में 6 बजे से। आपकी अभी बायोलॉजी की क्लास होगी, बायोलॉजी क्लास 6 बजे से होगी। ठीक है, तो जितना बड़ा रिवाइज कर लेना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। होमवर्क जरूर कर लेना।